आपके पास क्या मोटिवेशन था ऐसा कि आप साल 1.5 साल 2 साल तक बिना कमाई के लगे ही रहे उसमें? मेरा पढ़ाई में नहीं मन था, कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया था और मैं उसके लिए बहुत पैशनेट हो गया। इतना पैशनेट हो गया कि मैं घर में अपने माँ बाप से लड़ लिया और मतलब एक समय ऐसा भी आया कि मेरे को घर छोड़ के जाना पड़ा। बेसिकली उनके लिए ये होगा ना कि 35,000 रुपए कमाए हैं, एक बार कमाए हैं तो उससे क्या होगा। 6-7 सालों में आपने 3 बिजनेस बदल लिए। वीक पहले तो टैप अप था, हमने शार्क टैंक में अप्लाई करा। उस समय 1,10,000 एप्लीकेशंस थी टोटल, तो हम टॉप 800 में आए। कि नाम से आपका ब्रांड नहीं बनता, ब्रांड से आपका नाम बनता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जो आपको क्विक सॉल्यूशन देने में विश्वास रखते हैं। उनकी कंपनी का नाम भी क्विक ही है। आप जैसी ऑडियंस जो कि क्विक चीज़ों में भरोसा रखते हैं, जैसे अगर लंबा वीडियो देखने के लिए कह दिया जाए तो भी आप उसकी जगह रील देखना प्रेफरेंस करेंगे। तो इसी नब्ज को पहचान के ध्रुव जी ने अपनी कंपनी में ऐसे सॉल्यूशन निकाले हैं जो जल्दी से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं और जल्दी से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं ध्रुव जी के साथ और बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि उन्होंने स्टार्टअप अपना कैसे शुरू किया, कैसे आगे बढ़ाया, कितनी असफलताएं हाथ लगी, कितनी सफलताएं हाथ लगी। और साथ में मेरे मुकेश जी भी हैं जो कि एज यूजुअल हमारा साथ देंगे पॉडकास्ट में। और मुकेश जी एक वैल्यूएशन प्रोफेशनल हैं। तो मैं शुरू करता हूं ध्रुव, आपके बैकग्राउंड से, आपके शुरुआत से, आपके बचपन से लेकर आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने से, क्योंकि आपके बिजनेस के बारे में जानने से ज़्यादा ज़रूरी है पहले आपको पर्सनली जानना। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले नमस्कार जो भी व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं हमारे को। मेरी जर्नी शुरू होती है जब मैं था 20 साल का। ओके। जब मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया था, मतलब कॉलेज वालों ने मेरे को निकाल दिया था किसी कारण, और मेरा पढ़ाई में नहीं मन था। तो उसके बाद मैंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करा। वहाँ पे हमारी रिटेल शॉप है कमला नगर में, और मैं वहाँ बैठा, बट काफ़ी टाइम बैठा, बट मेरे को वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था गल्ले पे बैठने में। मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी थी कि मेरे को कुछ अलग करना है। ये नहीं पता था कैसे करना है, बट कुछ अलग करना है, बस यही था। तो मैं हमेशा से ढूंढता था क्या करूं क्या ना करूं। मैं ऑनलाइन पेजेस चलाए, इंस्टाग्राम पे मैंने काफ़ी माल बेचने की कोशिश करी, बेचा भी। फेसबुक पे मीम पेज बनाया, 36 आएंगी 36 जाएंगी के नाम तो से। ऐसे टाइम पर पापा से झगड़ा नहीं हुआ? बहुत बार हुआ, बहुत बार। मतलब वो तो चाहते होंगे कि यार सेटअप बनाया सेटअप है, बिजनेस है, इसको चलाओ, कहाँ ये इधर उधर की बातें कर रहे हो। हालांकि जो यंग ऑडियंस है वो इससे बिल्कुल इत्तेफाक रख रही है, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। वो आज भी अगर मैं बोलूँगा ना कि वो आज भी अगर मैं उनसे पूछूंगा कि मैं क्या करूँ, तो वो हमेशा यही बोलेंगे, बेटा दुकान पे बैठ। क्योंकि वो उनकी सोचो, वो अपनी तरफ से गलत नहीं है। वो उस समय भी वही कहते थे, आज भी वो वही पसंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वही देखा है। ठीक है, और मैं उनको गलत मानता भी नहीं उस चीज़ में। और वो पहले भी मेरे को यही बोलते थे कि क्यों मतलब जाना है इधर उधर, जब एक अच्छा खासा बना हुआ सेटअप है और हमारी 45 साल पुरानी दुकान वहाँ पे। तो ऑब्वियसली वो यही चाहेंगे कि यार एक बेटा जवान हो रहा है तो वो हमारी जगह ले, वहाँ पे बैठे, दुकान को संभाले। और मैं उनको उसमें गलत नहीं मानता, बट हाँ, मेरे एस्पिरेशंस, मेरे गोल्स अलग थे, और मैं उसको चेज़ करने के लिए मैंने उनसे काफ़ी लड़ाई भी करी है, काफ़ी बार नासहमतियाँ हुई हैं, और ऐसा चलता रहा है। बट स्टिल मैंने जो चाहा, मैं ज़िद्दी हमेशा से रहा हूँ, तो वो ज़िद को पकड़ के मैं आगे बढ़ा। और मैंने काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश करी। जैसे मेरी फर्स्ट इनकम जो मैंने मीम पेज बनाया था, उसको बेच के मैंने 35,000 रुपये कमाए थे 2016 में। जब एक आर्टिस्ट को मैंने वो बेचा, तो मेरे को लगा कि हाँ भी ये भी चीज़ें बिकती हैं। तो ये चीज पापा को बताई होगी, तो पापा ने क्या उनको जवाब आज दिया तक होगा? नहीं पता। अच्छा, उनको पता ही नहीं है। उनको आज तक नहीं पता कि मतलब हो सकता है कभी वो अगर वो पॉडकास्ट देखेंगे तो शायद उनको ये चीज़ पता लगे। मैंने उनको बताई ही नहीं ये चीज़ कभी भी कि मैंने ऐसा करा भी है, क्योंकि मतलब मेरे को पता है वो यही कहते हैं, हाँ भी चलो, मतलब एक बार तुमने कर भी दिया तो क्या बड़ा कर दिया। या बेसिकली उनके लिए ये होगा ना कि 35,000 रुपए कमाए हैं, एक बार कमाए हैं तो उससे क्या होगा। हाँ, क्या होगा उससे, राइट। दुकान पे बैठता महीना तो उससे ज्यादा कमा लेता। हाँ, महीना उससे ज्यादा कमा लेता। तो वो बात थी, और मैंने इसलिए हमेशा से कभी बताया ही नहीं कि मैंने उनको कि क्या करा क्या नहीं करा। क्योंकि मेरे लिए भी वो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, बट हाँ उस समय मैंने कुछ करा तो उस समय के लिए ठीक था, एक पॉकेट मनी के हिसाब से ठीक था, बट कुछ ठोस नहीं था वो।
तो मैं हमेशा से ढूंढ रहा था कि कुछ नया करना है, क्या करना है। तो मैंने MLM ज्वाइन करा। मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मेरे को अपॉर्चुनिटी आई और मैंने देखा कि जैसे मेरे गोल्स हैं, बड़े बड़े सपने हैं, वहाँ पे सबके वैसे सपने थे और वहाँ का एनवायरनमेंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मेरे को अट्रैक्ट कर रहा था कि वो सभी ऐसी बातें कर रहे थे। और मैंने कहा ये करके देखना है और मैंने बड़ा लड़ा मरा घर में और मैंने 15,000 रुपये मैंने अपनी मम्मी से उधार लिए कि वो 15,000 रुपये उधार लेके मैंने वो काम शुरू करा और कि ये करके देखूंगा और यहीं से शुरू करूंगा। और वो मैंने काम मान लीजिए अब 1.5 साल 2 साल करा और जब तक करा फिर उसके बाद काफ़ी नासहमति हुई घर में कि दिन रात मैं जाता था, कुछ इनकम तो नहीं आ रही थी वहाँ से एज सच, बट हाँ सीखने को बड़ा मिल रहा था और मैं उसके लिए बहुत पैशनेट हो गया। इतना पैशनेट हो गया कि मैं घर में अपने माँ बाप से लड़ लिया और मतलब एक समय ऐसा भी आया कि मेरे को घर छोड़ के जाना पड़ा। और उस समय ने मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया क्योंकि मैं अकेला रह रहा था और पीजीज में रहा, इधर उधर रहा, रात की शिफ्ट्स करी, जॉब करी खर्चा चलाने के लिए और सुबह मैं जा के लोगों को प्लान्स दिखाता था। तो वो क्या मोटिवेशन था? क्योंकि मैं भी सुनता हूँ कि MLM फ्रॉड है, ये है, वो है। हालांकि मैं पर्सनली जानता हूँ कि MLM एक मार्केटिंग टेक्निक है, जो सीख गया वो कुछ भी बेच लेगा। लेकिन MLM जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, जैसे आप कह रहे हो, वैसे बहुत लोगों से सुना है कि सीखने को बहुत मिलता है, लेकिन कमाई कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो आपके पास क्या मोटिवेशन था ऐसा कि आप 1.5 साल 2 साल तक बिना कमाई के लगे ही रहे उसमें? मोटिवेशन बस सीखने का पर्पस था। अच्छा। मतलब और कुछ था ही नहीं क्योंकि उस समय मैं सीखी, मेरी वो फेज़ ही ऐसा हो कि मैंने कॉलेज में नहीं सीखा, पढ़ाई मैंने नहीं करी, तो कहाँ से सीखता। उस समय ऑनलाइन का ज़माना भी, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल नहीं था। ओके। एंड यूट्यूब भी वॉज लाइक वेरी अर्ली स्टेज पे था एंड वहाँ पे ऐसा कुछ पॉडकास्ट वगैरह जैसे आप आज लोग कर रहे हैं सब नहीं करते थे। तो हम सीखते कहाँ से थे? या तो गूगल से हम सीख लेते थे, बट स्टिल वहाँ पे जो लर्निंग सोर्स था, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही थी कहीं ना कहीं, तो वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था जो मेरे को अट्रैक्ट कर रहा था और मैं वहाँ पे से सीखे जा रहा था कुछ ना कुछ। क्योंकि रोज नया, मान लो बेचना, मतलब एक टॉप स्किल्स जो क्या आज किसी भी एंटरप्रेन्योर या लाइफ में कुछ भी करना है तो हमें एक स्किल आनी चाहिए, सेल्स। तो वहाँ पे सेल्स जैसी स्किल वॉज लाइक कि आपको डेली किसी को पिच करना है, डेली किसी को प्लान दिखाना है, तो वो सेल्स तो आपको करनी आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक स्किल मेरी डेवलप हो रही थी धीरे धीरे, क्योंकि रोज नई रिजेक्शन लेना आना चाहिए। तो वो अगर मैं अर्ली ही सीख गया कि 100 में से 99 लोग आपको रिजेक्ट करके जा रहे हैं, तो दैट इज अ स्किल कि पहली 10 रिजेक्शन में तो बड़ा बुरा लगता था, 11वीं रिजेक्शन के बाद वो चीज़ कम होने लग गई। तो फिर क्या एज, मतलब आपकी क्या एज थी उस टाइम जब आप उस समय 22 साल का था। उस समय मैं 22 साल का था। बेसिकली जब लोग कॉलेज जाते हैं तो आप इसमें हाँ, मैं ये इसमें लग गया था। ठीक है, तो एक पब्लिक स्पीकिंग बहुत मेजर स्किल होती है कि क्योंकि मैंने कभी कॉलेजेस में, स्कूल्स में प्रेजेंटेशन तक नहीं दी, क्योंकि मेरे को डर लगता था या मेरे से नहीं बोला जाता था। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे अंदर वीकनेस थी कि पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं कि लाइक नेक्स्ट टू डेथ वाला फियर रहता है लोगों में, वही सेम था। बट वहाँ पे हमारे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है कि हमारे को पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती है, बोलने का मौका दिया जाता है, तो हम लोगों के सामने बोलते हैं। तो वहाँ पे मैंने कुछ 100 की टीम बनाई खुद की, एंड मौका मिला, हज़ारों लोगों के आगे बोलने का भी मौका मिला, 100 लोगों के आगे बोलने का मौका मिला। तो वो एक अंदर से डर खुल गया और एक कॉन्फिडेंस जो वहाँ पे से मिला। मैं आज भी बोलता हूँ कि वहाँ से मैंने पैसा नहीं कमाया, बट आज मैं ज़िंदगी में जो पैसा कमाऊँगा ना, वो उस वजह से कमाऊँगा क्योंकि मेरे को वहाँ पे जो एक्सपोजर मिला, चाहे वो जैसा भी था, मैं चाहे लोग जो मर्जी बोल लें उसको आज, पर मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आज की डेट में जो YouTube वगैरह आने के बाद, चैट GPT वगैरह आने के बाद भी आपको लगता है कि किसी भी यंगस्टर को शुरुआत एक बार इन सब चीज़ों को समझने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग या सेल समझने के लिए, किसी MLM ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, MLM की ना बहुत नेगेटिविटी होती है। आप कभी भी कोई आपको प्लान दिखाना है या आपको MLM ज्वाइन भी करना हो, नेवर डू इट फॉर द सेक ऑफ मनी, कि मेरे को पैसे कमाने जाना है। आप पैसे नहीं कमा पाओगे जब तक आप वहाँ
ये पैसे कमाने का गेम ही अलग है वहाँ पे। इट्स जस्ट लाइक अनदर बिजनेस। आपको बहुत ज्यादा सीरियस रहना पड़ेगा पैसे के लिए, आपको पैसे का माइंडसेट, बहुत अलग गेम है वो। बट अगर आप सीखने जाना चाहते हो, लाइक आज आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेने जाओ, आप वहाँ पे हज़ारों रुपए महीना दोगे। पब्लिक स्पीकिंग सिखाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएंगे, सेल्स करना सिखाएंगे, इन सब के पैसे देके लोग सीखते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे पैसे क्या जरा सा इन्वेस्ट करोगे, उसका भी वो आपको माल दे देंगे कुछ ना कुछ, एंड आप काम करते करते सीख जाओगे वो चीज। तो उससे बढ़िया क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। वही बादाम खाने से नहीं आएगी, ठोकरे खाने से ही ठोकरे खाने से आएगी। एग्जैक्टली सही बात है। तो आप वहां पे बिना पैसे दिए वो चीज अगर सीख जाओगे तो आपके लिए तो वो इन्वेस्टमेंट ही हुई ना, आपको तो रिटर्न मिल ही गया। अब आपको पैसा कमाने का अगर आप कमा रहे हो तो वेल एंड गुड, दैट इज आप मतलब वो सीख के आप इम्प्लीमेंट भी कर ही रहे हो हाथ के हाथ। और ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट के सिनेरियो यही होगा, आपने 1 साल दे दिया, कुछ नहीं कमाया, बट आपने वो जो लर्निंग ले ली ना, लोगों से कैसे बात करनी है, एक ऑर्गेनाइज कैसे करना है अपने आप को, वो सब तो मतलब इट इज द बेस्ट। तो बेसिकली कॉलेज से फॉर्मल एजुकेशन ली नहीं, MLM में आपने ये चीज़ें सीखी, सेल्स वगैरह, तो ये टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे बढ़ गए आप? क्योंकि आज जो आप कंपनी चला रहे हो वो टोटली टेक्नोलॉजी बेस है, सॉफ्टवेयर बेस है। तो कोई मतलब मैं तो ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी की तरफ वही जाते हैं जो IITN है या MCA कर लिया किसी ने, तो वही टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो उस तरफ कैसे झुकाव बढ़ा? सर ये चीज़ मेरे को आई, मैं क्योंकि क्यूरियस हूँ हमेशा से, और हमेशा ट्रेंड को मैं देखता हूँ कि कहाँ पे ट्रेंड जा रहा है, और ट्रेंड के साथ ही मैं अपने आप को बदलता हूँ। बिकॉज आई लर्न दैट द ओनली थिंग दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज चेंज। कि चेंज हमेशा आते रहेगा और हमारे को उसके साथ साथ चेंज होते रहना पड़ता है। और टेक्नोलॉजी में हमेशा से मैं क्यूरियस रहा हूँ टेक्नोलॉजी के टुवर्ड्स की, क्योंकि मेरे को आती नहीं थी कि ये होती कैसे है, चलती कैसे है, बनती कैसे है, क्या होता है लोग। क्योंकि बहुत आज इंडिया टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा है, राइट। IT हब हमारा ऑलमोस्ट वर्ल्ड का, वी आर द वर्ल्ड लीडर इन IT। तो क्यों है? क्योंकि बिकॉज हमारे पास लोग हैं ऐसे शार्प माइंड्स हैं जो सिलिकॉन वैली, US में भी जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल, तो इंडियंस आर डोमिनेटिंग इन IT। एंड बिकॉज आई सॉ दीज पीपल कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो मेरे को क्यूरियोसिटी थी कि ये कैसे कर रहे हैं। तो आई लर्नड इट फ्रॉम गूगल, देखा कि क्या होता है क्या नहीं होता। एंड जब मैंने MLM छोड़ा था, बिकॉज मेरा एक्सीडेंट हो गया था बहुत मेजर, तो मैं कुछ 6 महीने के लिए बेड रेस्ट पे था जब, तो तब मैंने इसके बारे में और जानकारी निकाली अपना फ़ोन की मदद से, गूगल वगैरह के मदद से, यूट्यूब को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर करा, देखा कि क्या लोग बना रहे हैं क्या। क्योंकि उस समय ना स्टार्टअप्स बहुत धीरे धीरे करके बढ़ने लग गए थे, क्योंकि वो पोस्ट जियो टाइम था। अब 2016 में जियो आ गया था, इंटरनेट हर किसी के पास था, और वो टाइम था 2017 का शुरुआत में, ठीक है। तो हर किसी के पास इंटरनेट का एक्सेस था, अब लोग नई नई चीज़ें कर रहे थे। तो वहाँ पे से जब लोग नई नई चीज़ें कर रहे थे तो लोग टेक्नोलॉजी बनाने शुरू कर दी थी, कंटेंट बनाना लोगों ने शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे से मैंने धीरे धीरे उसको समझना शुरू करा। तो वहाँ से मेरे को आया चस्का कि यार टेक्नोलॉजी करनी है, देखते हैं क्या है। और मैंने पहला स्टार्टअप ही मेरा जो था वो पैक्सा के नाम से मैंने स्टार्ट करा। जब मैं बेड से उठा, जब मेरे को डॉक्टर ने परमिशन दी, तो मैंने घर से जब मैं पहले दिन निकला तो मेरी पहली फ्लाइट, पहले दिन सीधा मैं फ्लाइट में बैठा बैंगलोर की। अच्छा। कि मैं सीधा जाऊंगा बैंगलोर में और ये अपना वहाँ पे टीम बनाऊंगा, और ये टीम बना के मैं अपना ये पैक्सा मेरे को स्टार्ट करना है, जो कि मैंने स्कूल के बच्चों के लिए एक हार्डवेयर डिवाइस बनाया, प्लस हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, कि उनकी फुल इंडोर एंड आउटडोर ट्रैकिंग हो पाए। जैसे ही वो घर से निकल रहे हैं, कब वो स्कूल पहुँचे, स्कूल में कहाँ हैं, स्कूल में किसके पास में हैं, कौन उनको टीचर अटेंड कर रही है, स्कूल से कब वो निकले, कितनी देर में घर आ जाएंगे, एंड पूरा ETA के साथ। एंड वो हमने वो पावरफुल डिवाइस बनाया, उसका सॉफ्टवेयर बनाया, उसको हमारे को बनाने में साल लग गया। तो ध्रुव जी, जैसे कि मतलब आपको आइडिया क्या आया कि ये आप बनाओ, ये प्रोडक्ट बनाओ, ये मतलब क्या चीज़ थी जिससे आप मतलब एकदम से उठे और बैंगलोर चले गए? तो 2017 में ही ना एक केस हुआ था गुड़गांव के अंदर, जिसमें, और वो इसलिए हुआ था कि स्कूल लापरवाही के वजह से कि बच्चा का कोई केयर वहाँ पे स्कूल में नहीं रहती। तो वो एक बहुत बड़ा केस हुआ था, और बच्चों के पेरेंट्स बड़े डर गए थे बच्चों को स्कूल भेजने से।
उस समय के ट्रेंड ये हो गया था कि यार बच्चे स्कूल में सेफ नहीं है बिल्कुल भी। ये आपने उसका सॉल्यूशन एक प्रोवाइड उसका मैंने सॉल्यूशन देखा कि ये क्या हो सकता है ऐसा सॉल्यूशन कि पेरेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके जैसे बच्चे हैं तो आपको महसूस होता होगा, उनको कहीं अपने घर से बाहर भेजते हो तो आपको डर बना रहता होगा कि मेरा बच्चा सेफ है या नहीं है। तो एक पेरेंट को चाहिए पीस ऑफ माइंड कि वो उसका बच्चा घर से जब स्कूल में है तो वो सेफ है या नहीं है, आपको उसकी रियल टाइम रिपोर्ट मिलती रहे ना, चाहे आप उसको हर 1 घंटे में देख रहे हो पर आपको दिख रहा है ना अभी उसकी अपडेट है, बेटा सही है मेरा बच्चा, सही है मेरा। तो वो बच्चे का, वो पेरेंट्स को पीस ऑफ माइंड देने के लिए हमने वो सॉल्यूशन बनाया था कि, और स्कूल वालों की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती थी उससे कि हाँ जी, हम एक ऐसी फैसिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं कि जिससे पेरेंट्स को आश्वासन है कि उनका बच्चा सही है और सही हाथों में है बेसिकली। तो पहले आपके दिमाग में क्या आया? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले बिजनेस सोचते हैं, बाद में सोचते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, या कभी सोचते भी नहीं है। और दूसरे टाइप के लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी को पहले समझते हैं फिर बाद में बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली कि पहले आपके दिमाग में बिजनेस था और आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे, या आपके पहले दिमाग में टेक्नोलॉजी थी और फिर आप बिजनेस ढूंढ रहे थे उसमें? पहले प्रॉब्लम आई, फिर उसका सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी के वजह से आया, फिर उसके बाद उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट हमने बिजनेस बिल्ड करने का कोशिश करा। तो लेकिन ध्रुव जी एक बात बताओ, जैसे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से भी नहीं हो तो मतलब एक अलग ही चैलेंज रहता हो क्योंकि जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है और उस फील्ड में जाना और उस फील्ड में काम करना, या उस चीज़ की चीज़ों में रिसर्च करके और उसमें से कोई चीज़ निकालना, तो वो एक मतलब कैसा फेस रहा है, आपने कैसी चीज़ें निकाली? सर वो ना हमारे को सिखाते हैं हमारे से स्मार्ट लोग। जैसे मेरे को कोई कुछ टेक्नोलॉजी का पता नहीं, बट ऐसा नहीं है, लोगों को तो पता है। बिल्कुल तो पता है। उन लोगों से हमारे को मिलना पड़ता है, देयर कम नेटवर्किंग, कि हमारे को ऐसे इवेंट्स में जाना पड़ता है कि जहाँ पे हम ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। अब ऐसे लोगों से हम अपना आइडिया शेयर, सबसे बड़ा चैलेंज आज बच्चों में या जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाना चाहते हैं ना, एक बहुत बड़ा टैबू है, लोग अपना आइडिया शेयर करके नहीं राजी, कि दे थिंक लाइक यार ये आइडिया मेरे को आ गया ना, ये करोड़पति वाला आइडिया है, ये अगर मैंने किसी को बता दिया और वो आइडिया चोरी हो गया तो मैं तो बर्बाद हो गया। तो लोग आइडिया शेयर करने से पहले ऐसा सोचते हैं कि यार मैं बता दूंगा किसी को तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग थिंकिंग, क्योंकि ये पहले मैं भी सोचता था। और जैसे ही मेरे को आइडिया आया, अब जब तक मैं किसी को बताऊंगा नहीं उसका मेरे को सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, जब तक मैं उसको यूनिवर्स में फेंकूंगा नहीं तो मेरे को कैसे, क्योंकि एट द एंड एग्जीक्यूशन मैटर्स। आइडिया तो आज ऐसे आया है कि हजारों आइडियाज आप गूगल करो, आपको गूगल पूरा शीट बना के देगा। आज तो चैट जीपीटी से आप पूछ लो, लाखों आइडिया वही दे देगा। तो आइडिया की तो जीरो कीमत है, आज भी जीरो कीमत है, पहले भी जीरो कीमत थी आइडिया की। आइडिया की कीमत है ही नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन की कीमत है। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं ना, आइडिया की कोई कीमत नहीं है, इसलिए प्लीज आइडिया पर फंडिंग मांगना बंद करिए। हम आगे बढ़ते हैं ध्रुव जी के साथ। ध्रुव जी, मुझे ये बताइए कि अब ये तो बिजनेस चला नहीं, आपने सोचा तो बहुत बेटर, तो फिर आपने इससे क्या लर्निंग ली, मतलब आगे बढ़ने के लिए, कि जब अब आप तो थक गए, मतलब पिताश्री ने तो गालियां देना शुरू कि भाई इससे तो दुकान में बैठ जा, फिर ये सब तूने मेरे पैसे बर्बाद करवा दिए, ये हो गया वो हो गया। अब अगला माइंड में क्या था, क्योंकि ये तो वो मोमेंट आ गया ना जहां पर लगा कि अब तो सब लूट गया यार, अब तो पिताश्री की दुकान पे बैठना पड़ेगा। फिर आपने क्या किया? फिर मैं दुकान पे बैठा। अच्छा। कुछ टाइम मैं दुकान पे बैठा। Okay. जब ऐसा हुआ तो फिर मैं ऑब्वियसली वही मेरा वो बैकअप प्लान रहा, और घर वालों ने भी सपोर्ट करा, तो मैं थोड़ा दुकान पे बैठा, समझा। और उस समय हमारा नया नया फैक्ट्री भी शुरू हुई थी, तो वहाँ पे मैं थोड़े टाइम बैठा। फिर वही बैठने के कुछ टाइम बाद मेरे अंदर वो मेरा कीड़ा जगा। मतलब वो दिमाग तो वही था कि हाँ, दिमाग वही था, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक इतना मेहनत करके वो आइडिया सोचा, उसका सॉल्यूशन भी निकाला, और उस सॉल्यूशन को आप रियल लाइफ में लेके भी आ गए, आपका प्रोटोटाइपिंग भी हो गया, आपको एक ऑर्डर भी आ गया अच्छे स्कूल से। फिर आपने उस ऑर्डर को आगे दे भी दिया, ठीक है, बनाने के लिए, और फिर आपके पास ऐसा स्कैम हो गया 5-7 लाख रुपए का। तो आप क्या समझेंगे कि ऑब्वियसली बंदे के अंदर रहता है कि यार अब इसको, मेरे को जो मैंने करा उसको वेस्ट तो नहीं जाने दूंगा, मैं कुछ और करूंगा। तो मैंने उसको आगे रिवाइव करने की काफ़ी कोशिश करी, बट इट वाज वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। तो फिर मैंने उसका नया अपना बिजनेस खोला, डेली खाना के नाम से, एक फूड इंडस्ट्री के अंदर। मैंने कभी कोई मेरा बैकअप नहीं था उसमें, हाँ मैं फूड ही था।
बट मैं डेली खाना के नाम से, क्योंकि मैंने देखा कॉर्पोरेट्स को काफ़ी फूड रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे, तो वो मेरा 2018 में 2018 के एंड में मान लीजिए कि वो मेरा एक दूसरा बिजनेस मैंने स्टार्ट करा था डेली खाना। तो मैं कॉर्पोरेट्स के फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करता था। उसमें इवेंट्स होते थे, जो कॉर्पोरेट इवेंट्स और जो कॉर्पोरेट्स के अंदर डेली उनके एम्प्लॉयज़ की फूड रिक्वायरमेंट्स होती थी, तो उनको हम कैटर करते थे। और वो मेरे को बड़ा अच्छा बिजनेस लगता था, क्योंकि एक थाली अगर हम 180 रुपये की बेचते थे, लोग एक थाली 180 रुपये की B2C, मतलब आप जोमेटो से ऑर्डर करोगे तो इतने की मिल जाएगी, तो आपको एक एक थाली बेचने में लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम 100 थाली रोज बेचते थे 180 रुपये की। कॉर्पोरेट में फिर कैसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब उनसे कोई कनेक्ट था आपका? नहीं, कोई कनेक्ट नहीं था। ऑफिस में जाके पैम्पलेट बांटता था खुद ही। ऑफिस सारे जितना, क्योंकि मेरा दरियागंज में मेरी किचन थी और वहाँ पे बहुत ऑफिसेज हैं, बहुत। ये अब बेसिकली एक आईटी से हटके एक काम हो गया। हाँ, ये IT से हट के काम हो गया है। Technology- मैनुअली जाना और सारी चीजें करना, हाँ। और फिर एक आईटी के हिसाब हाँ, से। तो अब उसमें किचन एस्टैब्लिश, क्योंकि क्लाउड किचन उस समय नई आई थी बिल्कुल। मैं जैसे मैंने बोला ट्रेंड के हिसाब से नहीं, तो क्लाउड किचन वाज वेरी अर्ली कॉन्सेप्ट उस समय। आज तो आप देखो कितनी क्लाउड किचन हो गई। तो 2018 के एंड के समय बहुत नई कॉन्सेप्ट था ये। स्विगी ने अपना पहला क्लाउड किचन खोला था उस समय, तो मैं भी वहीं से सीख के मैं वो कर रहा था। तो मैंने वहाँ पे अपना ऐप भी बनाया था, खुद ही बनाया था, बल्कि वो ऐप भी मैंने खुद बनाया था, खुद ही सीख के ऑनलाइन वो ऐप मैंने खुद बनाया था उनके लिए, जहाँ पे मेरे जो क्लाइंट थे वो खुद ही ऑर्डर कर देते थे मेरे को उस पर। तो क्योंकि वहाँ पे दरियागंज वॉज एन एरिया जहाँ पे स्विगी जोमेटो उस समय ऑर्डर नहीं लेता था, वहाँ पे तो पिकअप। ये नए आइडिया कहाँ से कैच करते थे आप? नया अभी आया मार्केट में और आपने कैच कर लिया? सर वो वही है ना, मतलब हम मार्केट में, जैसे मैं ऑर्डर कर रहा हूँ स्विगी जोमेटो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अर्ली टेक्नोलॉजी को मैं यूज़ करता रहता था कि अगर जोमेटो आया है नया तो मैं यूज़ करूँगा। अब ChatGPT पिछले नवंबर में आया था, तो जब वो आया तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी का अर्ली अडॉप्टर होना ज़रूरी है। अगर कुछ नया टेक्नोलॉजी आया है मार्केट में तो आप उसको यूज़ करो। तो बेसिकली ध्रुव, मैं कहूँगा कि आप बेसिकली अपॉर्चुनिटी देखते थे, और मतलब कैसे चुनाव करते थे कि जैसे अब आपने एक बिजनेस सफल नहीं हो पाया जो टेक्नोलॉजी से सोच के शुरू हुआ था, ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन निकला, कोई न्यूज़ आपने सुनी बट वो फेल हो गया। लेकिन दूसरा आपने ऐसा बिजनेस किया जो ट्रेडिशनल था, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं था, तो आपके दिमाग में उस टाइम था शुरू में जब इसको शुरू कर रहे थे कि अल्टीमेटली आगे चल के इसको ऐप ले आएंगे या ऐसा कन्वर्ट करेंगे? टेक्नोलॉजी माइंड में तो रही होगी। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने ऐप बनाया उसका बाद में, हाँ। ठीक है, बट वो ऐसा नहीं था कि शुरू में ही मैं ऐप बना दूं कि अब मेरे अंदर टेक्नोलॉजी का ही कीड़ा है तो मैं पहले ऐप बनाऊं। नहीं, पहले बिजनेस को बनाना जरूरी है। ऐप तो एक जरिया है आपका बिजनेस यूज करने का, कि आपको नहीं वो लाइक ऐप, आप स्विगी जोमेटो पे जाके आप ऐप क्यों यूज करते हो? क्योंकि आप ऑर्डर करते हो, बट ऑर्डरिंग का उन्होंने सिस्टम ही नहीं बना रखा होगा ग्राउंड लेवल पे, तो उनका ऐप यूजलेस हो गया ना। मान लो उनके पास डिलीवरी पार्टनर ही नहीं है, या किचन ही नहीं है, ऑर्डर रेस्टोरेंट्स ही नहीं है, तो पहले उन्होंने रेस्टोरेंट्स बनाए, डिलीवरी पार्टनर्स बनाए, खुद का बिजनेस सेटअप करा, तब जाके वो ऐप यूजफुल है, राइट? तो टेक्नोलॉजी कैन ओनली बी यूजफुल व्हेन द ग्राउंड वर्क इज ऑफलाइन, हमारा पूरा सेटअप रहेगा। बेसिकली उसकी पीछे की टीम और ये जो ग्राउंड वर्क है वो तैयार नहीं होगा, उसको कौन चेक करेगा, कौन उसको वेरीफाई करेगा, तो उसके बिना अल्टीमेट प्रोडक्ट नहीं निकल के आएगा। हाँ, तो ऐप इज जस्ट अ मीडियम टू यूज योर सर्विसेज, तो वो हमेशा लेटर आना चाहिए। लोग कहते हैं, जैसे यंगस्टर्स को हमेशा रहता है मैं ये ऐप बनाऊंगा, मैं ये ऐप बनाऊंगा, मैं ये ऐप बनाऊंगा। ऐप कभी भी, और लोगों को ये बहुत बड़ा मिथ है सर, आपके ऑडियंस को ज़रूर होगा, मैं एक बहुत बड़ा मिथ आज बर्स्ट करना चाहता हूँ, कि लोग सोचते हैं मैं ऐप बना के पैसे कमाऊंगा। ऐप से कभी भी पैसे नहीं बनते। एक चीज बताओ, जैसे चलो ये जोमेटो है, स्विगी है, ये अल्टीमेटली ऐप ही है। अब इन्होंने ग्राउंड वर्क तो काम किया जी, लेकिन आज भी लोग यही मानते हैं कि सिर्फ ऐप ही है और ऐप ही के बेस पे सारी वैल्यूएशन है, ऐप ही के बेस पे सारी चीजें काम कर रही है। क्योंकि हम ऐप यूज कर रहे हैं ना। आज जोमेटो के एक ऐप नहीं है, जोमेटो का राइडर वाला का भी ऐप है, रेस्टोरेंट वाले के लिए भी अलग ऐप है, उनकी टीम के लिए अलग ऐप है, और हमारे लिए अलग ऐप है। ऐप तो बेसिकली कन्वीनियंस है सर, ऐप यूजर इंटरफेस है एक तरीके का, बाकी उसके पीछे तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरे हिसाब से तो बिजनेस मैन को ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब टेक्नोलॉजी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। सबसे पहले उसको ये सोचना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अब वो सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी से मिले
तो उसको अडॉप्ट कर लो या मतलब वटेवर जैसे भी। चलिए Exactly. ध्रुव, एक बार और आगे बढ़ते हैं हम लोग आपकी जर्नी में। तो जब ये खाने वाला जो ये कॉर्पोरेट था ये सब बढ़िया चल रहा था, तो ये क्विक कहाँ से आ गया बीच में? ये आपका नेक्स्ट वेंचर था या वो वेंचर चल रहा है और ये भी चल रहा है? वो डेली खाना मेरा बंद हुआ कोरोना जब स्टार्ट हुआ आना। ओके। तो कोरोना के जब कोरोना मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया था, बट उससे पहले उसका इफेक्ट चालू हो गया था और ऑफिसेज वगैरह सब बंद होने लग गए थे। तो ये 2019 दिसंबर के अंदर ही ये काम चालू हो गया था और मतलब हड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो तभी हमारा बिजनेस इफेक्ट होने लग गया था और हमने उसको तभी शट डाउन, मतलब कोरोना के टाइम पे वो शट डाउन करना पड़ा हमारे को, क्योंकि इट वाज द मतलब लार्जेस्ट जो इंडस्ट्री थी वो इफेक्ट हुई थी। फूड इंडस्ट्री काफ़ी, रेस्टोरेंट्स लोगों के भी नहीं चले। तो ये था कि हमारी क्लाउड किचन थी उस समय और ऑफिस को सारे क्लाइंट्स ऑफिस थे, ऑफिस ऑफलाइन ऑफिस बंद हो गए थे, तो सब कुछ काम बंद हो गया उससे। बहुत लॉस हुआ है उस टाइम, तो बहुत लोगों को हुआ है। काफ़ी लोगों को प्रॉफिट भी बहुत हुआ उस टाइम और काफ़ी लोगों को नुकसान भी बहुत हुआ उस टाइम। नुकसान ज़्यादा हुआ क्योंकि हम स्टार्टअप कंसल्टिंग में हैं, हमारे पास स्टार्टअप्स ही होते हैं और मैक्सिमम हमारे पास जो स्टार्टअप्स होते हैं वो पिछले साल 2 साल 3 साल पुराने ही होते हैं। जैसे आपने स्टार्टअप शुरू किया है तो वो जरा सा ग्रो कर ही रहे होते हैं, तब तक अगर कोविड जैसी लहर आ जाए तो वो फिर पूरा ही बहा ले जाती है। तो कोई स्टैब्लिश ब्रांड होता है या स्टैब्लिश बिजनेस होता है वो तो फिर भी सहलेगा, लेकिन एक स्टार्टअप फिर वो उसको फिर ये लगता है ना कि इतना इन्वेस्टमेंट तो हुआ ही नहीं है, फिर देखेंगे बाद में, यार अभी बंद करो, अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट पोसाएगी नहीं। और आज सर क्विक को चालू करने का ना एक सबसे बड़ा रीज़न मेरे को कोविड का वो है, क्योंकि वहाँ से मैंने ना एक चीज़ समझी, बहुत बड़ी चीज़ मैंने लर्न करी कि उस समय आप भी देखेंगे तो कौन से बिजनेसेस चल रहे थे। सिर्फ आईटी बिजनेसेस चल रहे थे जो ऑनलाइन थे, जिनका पूरा प्रेजेंस ऑनलाइन था। जो सॉफ्टवेयर बेच रहा था तो वो तो राजा था। जूम ऐसा एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो कोरोना के टाइम पे जीरो से हीरो बन गई। उस समय एडटेक स्टार्टअप्स तो ऐसे हो गए थे कि लाइक मतलब लहर आ गई थी एडटेक में। ठीक है, तो उस समय मैंने एक चीज़ सीखी कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कभी भी ऐसी कभी और भगवान ना करे आपदा आ गई तो तब भी चलेगा, तो वो ऑनलाइन बिजनेस ही है जो तब भी चल सकता है। तो मैंने उस समय सोचा था कि करूँगा अब काम, जो नेक्स्ट वेंचर करूँगा ना वो बिल्कुल ऑनलाइन स्पेस में करूँगा, कि अपना एक ऑनलाइन ऐसे पोर्टल हो कि जो कभी लहर, ऐसी लहरें कभी उसको काट ही ना पाए। तो ये और 12 महीने का काम हो, सबसे बड़ा बात। ये हाँ, 12 महीने तो का काम ये ध्यान रखना चाहिए ऑडियंस को कि सीजनल काम में जाएंगे तो वो डिफिकल्ट रहेगा एग्जीक्यूशन करना। 12 महीने काम होना चाहिए, प्रोडक्ट है या सर्विस है कुछ भी, वो 12 महीने बिकना चाहिए। अगर ऑफ सीजन या सीजन वाला चीजें करेंगे तो वो फिर बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल जरूरी। लेकिन ध्रुव, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि मैं थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करता हूँ। ऑनलाइन जब हिंदुस्तान है ना हमारा, क्या हिंदुस्तान मतलब इस चीज पर है कि टच एंड फील इस पे चलता है। मतलब जैसे ही कोविड खत्म हुआ ना वैसे ही सब वापस वैसे का वैसा हो गया, कुछ नहीं सीखा हो जैसे। और आज की डेट में मैं ये फील करता हूं केवल ऑनलाइन बिजनेस नहीं चलेगा, उसके साथ आपकी ऑफलाइन प्रेजेंस भी होनी चाहिए, तब ही चलेगा। एग्जैक्टली। तो सर जैसे मैंने जब क्विक स्टार्ट करा था, क्विक पहले तो टैप ऑफ था, टैप ऑन फोन उसका फुल फॉर्म। हमने ये NFC स्मार्ट कार्ड्स बनाए थे। तो जैसे आपने बात बोली है ना कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो हमारा ये प्रोडक्ट जो टच एंड फील वाला फैक्टर था, तो हमने सबसे पहले यही बनाया था टैप ऑफ में कि ये NFC स्मार्ट कार्ड है। एंड दैट केम, मतलब मैंने इसको जब कोविड चालू हो गया था तब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करा था, क्योंकि मैंने एक US कंपनी देखी थी जो इन कार्ड्स को बेच रही थी, आज भी बेचती है और वो आज इस स्पेस में सबसे बड़ी है कंपनी। तो तब मैं आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि जब मैं पैक्सा के टाइम पे, जब ये मेरा कॉम्पिटिटर हुआ करता था RFID NFC सॉल्यूशंस, तो तब मैं इनको यूज़ करता था अपने पर्सनल पर्पस के लिए। और मैंने देखा ये तो बिकते भी हैं, कि मैं क्या ये भी बिकते हैं, मतलब और वो भी इतने महंगे, 5-5 हज़ार रुपये के, 6-6 हज़ार रुपये के वो कंपनी बेच रही है बाहर। एंड मैं तो शॉक्ड बिल्कुल कि यार ये कैसे, हमने तो 2017 में ये चीज़ देखी थी और मेरे को तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये कार्ड भी बिक सकता है।
तो मैं बड़ा शॉक्ड, और मैंने देखा इंडिया में कौन कर रहा है, तो एक कंपनी कर रही थी। मैं कहा यार ये बढ़िया काम है, फिर तो कोई कर ही नहीं रहा अभी तो, और ये मेरे को आता भी है। तो तब मैंने टैप ऑप को शुरू करा। मैंने कहा कार्ड्स, क्योंकि मेरे को पता था कहाँ से मिलते थे ये कार्ड्स, और इसके पीछे सॉफ्टवेयर मेरे को चलाना भी आता था क्योंकि मैं चलाते ही था। तो मैंने कहा ये करते हैं, और मैंने इस प्रोडक्ट को बनाया 2 दिन में सिर्फ, कि कार्ड मंगाए। क्विक बना दिया आपने। नहीं, उसको मैंने टैप हाथ ऑफ। किया, टैप अप। मैंने कहा कंपनी का क्या नाम रखें, क्या नाम रखें, बड़ा सोचा, टैप हम इसको करते हैं, तो टैप ऑन फोन को मैंने टैप ऑफ बना दिया, और उसको लोगो वोगो खुद बनाया, सब कुछ करके स्टार्ट कर दिया। और उस समय शार्क टैंक इंडिया का सेकंड सीजन आने वाला था, उसकी एप्लीकेशन शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा ये बेस्ट टाइम है, अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं। और मैंने कंपनी स्टार्ट करी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ, और अपना वेबसाइट बनाई एक छोटी सी, और अपना प्रोडक्ट बनाया जहाँ पे लोग अपनी एक प्रोफाइल सी बना पाएँ। एक बहुत सस्ता प्रोडक्ट बनाया कहीं से लेके। एक मैंने को फाउंडर ढूंढा उस समय, जिसका जो आज भी मेरे साथ है, सायाजी शिर्के, एंड बहुत मेहनती है वो टेक मेरा देखते हैं, ही इज़ द CTO। और वो उसने मैंने मिलके एक पूरा सिस्टम बनाया, और हमने शार्क टैंक में अप्लाई करा। शार्क टैंक में जब सायाजी आया था, तो शार्क टैंक में ऑलरेडी मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड हो चुका था, एंड सेकंड राउंड के बाद जो लाइव पिचिंग थी हमारा, जो थर्ड राउंड वो नहीं था, थर्ड राउंड वीडियो राउंड था, उसके बाद ये वाला राउंड था। तो हम उस समय 1,10,000 एप्लीकेशंस थी टोटल जितनी आई थी, तो हम टॉप 800 के अंदर, एज पर जो मेरे को शार्क टैंक वालों ने बताया था कि यहाँ पे 800 स्टार्टअप्स आते हैं, और जो टीवी पे एयर होते हैं वो 200, उन 800 में से 200 जाते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो हम टॉप 800 में आए, बड़ा खुशी हुई। वहाँ पे मैं ऐसे लोगों से मिला, जब मैं पिच करने गया यहीं पे, ऐसे स्टार्टअप से मिला, बहुत मतलब देख के खुशी हुई, और देख कि लोग क्या क्या बना रहे हैं, बहुत अच्छा। और वहाँ पे हमारे को पता लगा, जब हमारे प्रोडक्ट मैंने लोगों को दिखाया, तो दे वर लाइक वेरी हैप्पी कि यार ये चीज़ इंडिया में आ रही है, और बहुत एक इनोवेटिव चीज़ है। तो बहुत कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पर हो गया कि हाँ भी कुछ अच्छी चीज़ ही बना रहे हैं। चलो, लोग ऐसे लोग बोल रहे हैं तो यार अच्छा ही कुछ कर रहे हैं, कि जब इनको समझ आ रहा है तो फिर अच्छा है, ठीक है। तो वहाँ पे से ऐसा लगा कि कुछ तो बना रहे हैं। फिर वहाँ पे मेरे को समझ आया कि उन्होंने मेरे को समझाया कि ये कार्ड तो एक कमोडिटी प्रोडक्ट होता है, ये हर जगह मिल जाता है। जब भी मैं 2017 में भी ले पाया था इसको, क्योंकि ये अमेजोन पे मिल जाता था। आज भी आप देखोगे तो 80-100 रुपये का कार्ड मिल जाता है, ये ब्लैंक कार्ड। तो उन्होंने बोला इसके पीछे की टेक्नोलॉजी इज़ व्हाट जो मैटर करती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी वीक थी उस समय, जब मैं शार्क टैंक के, उसी वजह से हम रिजेक्ट भी हुए थे। तब हमने कहा कि यार इसको, फिर हमने सारे ऑपरेशन स्टॉप करे। हमने इस कार्ड को, मतलब जो मांगता था हम उसको दे देते थे, बट हम वैसे कमर्शियली बेचना शुरू नहीं कर दिए थे। हमने टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू करा। बाज़ार में पूछा कि कोई हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना दे, बहुत महंगा 50 लाख 70 लाख रुपए लोग मांग रहे थे, जिस हिसाब से हमारे फीचर्स थे। और फिर हमने कहा कि खुद ही बनाना पड़ेगा। तो सायाजी और मैंने बैठ के वी स्टार्टेड एवरीथिंग, सब कुछ। इसको 2 साल लगे आज क्विक को बनने में। हमने इसको पूरा इंटायरली रीब्रांड करा, काफ़ी नाम सोचे। आज जो क्विक है वो पिछले 2 साल में जो हमने करते आए हैं उसकी वो है। और आज क्विक एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बना पाए कि आप आके फ्री में एक अपना एक एज पावरफुल एज वेबसाइट एक प्रोफाइल बना सकते हो, जो कि बेसिकली मतलब आपके साथ ये हुआ कि वहाँ आपको शार्क टैंक में जाके उनके साथ फेस करके ये समझ में आया कि भी आपका प्रोडक्ट में कहाँ कुछ से है? इनोवेटिव कोई चीज़ नहीं है, और उसका कोई अल्टीमेट ये नहीं है कि भी जो मार्केट से अलग होता हो। नहीं है, वो इनोवेशन समझ आ गई थी कि, बट हमारे को उसका रास्ता समझ आ गया था वहाँ पे कि इसको लेके कैसे जाना है आगे। एक्चुअली इसको बोलते हैं रिवर्स इंटीग्रेशन। हाँ, बेसिकली इनके पास प्रोडक्ट तो इनोवेटिव था, हाँ, बट क्या है कि रिवर्स इंटीग्रेशन नहीं था, अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, अपनी टेक्नोलॉजी। बेसिकली आप मान लीजिए कि मैं किसी और से लेके आपको कार्ड मैंने आपको छाप के दे दिया, तो कार्ड उस समय मैं समझ रहा था कार्ड ही प्रोडक्ट है। आज ऐसे 100 कंपनी आ गई जो कार्ड बेचती हैं, ठीक है, पर वो कार्ड ही बेचती हैं जी। अगर आपको उनका ग्राहक बनना है तो आपको उनसे कार्ड खरीदना पड़ेगा। बट क्विक के पास आज क्या एडवांटेज है कि आपको अगर हमारा ग्राहक बनना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कार्ड खरीदना, कि आप ज़रूरी हो कि आप आओ और पहले जी 1500 रुपये खर्चो मेरे पास, तभी आप मेरे कस्टमर बन सकते हो। आप फ्री में मेरे कस्टमर बन सकते हो। आपने टैप ऑफ करके जो कंपनी बनाई थी, इसके बाद मतलब कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के बाद अब नई शुरुआत करनी थी, तो फिर अगेन टेक्नोलॉजी में आप आए,
तो एक तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि आपने अपॉर्चुनिटी को देखा हर टाइम के हिसाब से, क्योंकि 6-7 सालों में आपने 3 बिजनेस बदल लिए, हर बार कोई ना कोई रीज़न रहा, लेकिन हर बार जब भी आपने कुछ नया सोचा तो ट्रेंडिंग चीज़ सोची, किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचा। ये मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। और इवन आपने कुछ इनोवेटिव सोचा, भले ही जितनी समझ थी उसके हिसाब से, अगर इतनी समझ लगा के आप शार्क टैंक में चले गए, वहां पे आप 800 में भी आ गए, तो भी एक अच्छी अचीवमेंट है। जो इस कार्ड के पीछे की टेक्नोलॉजी बनाई आपने, उसमें फिर आपने कितना एक्सपेंस किया उसमें? सर उसमें मैंने अभी मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी पर्सनली और मैंने लिए जो भी करके हमने 20-25 लाख रुपए अपने लगाए ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। और मैंने कुछ फैमिली फ्रेंड से भी पैसे लिए जिन्होंने मेरा साथ दिया, और हमने वो पैसे लगा के आप इसको पूरा बनाया। और पूरा दिन रात सर, मतलब आप ये मानिए पूरा दिन रात बैठ के इसको बनाना था हमारे को। और यूज़र टेस्टिंग करनी है, सबको मेल्स कर रहे हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, हमारे को बताओ क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा। और लोगों को फ़ोन कर करके आपने यूज़ करा, बताइए क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, अच्छा ये नहीं अच्छा लगा। और हमारे को हमेशा वो बंदा अच्छा लगता है जो कंप्लेंट करे। आज भी मैं उसके फ़ोन नहीं उठाऊंगा जो मेरे को फ़ोन करके तारीफ़ करेगा ना, यार मज़ा आ गया ध्रुव तेरा प्रोडक्ट यूज़ कर, ठीक है भाई ओके। जो फ़ोन करके बोलेगा ये क्या है ये, भाई तू मेरे से बात करता रहे, उसको मैं फ़ोन करूँगा बार बार, क्या हो गया बताओ जी क्या हो गया क्या हो गया। क्योंकि वो बंदा हमारे को ऐसी ऐसी चीज़ें बता के जाता है, और हमने उन्हीं के दम पे आज अपना प्रोडक्ट जो है आप आज यूज़ करोगे ना। जैसे हम अपना प्रोडक्ट क्विक का नाम है, क्विक इसलिए है कि कोई जाके 10 मिनट में अपना एक एज पावरफुल एज अ वेबसाइट प्रोफाइल बना सकता है, ठीक है, मिनटों में। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी चीज़ें अपलोड करो, एक टेम्पलेट चूज़ करो एंड यूज़ करो। ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई करा कि भारत में आज जो भी वेबसाइट ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत सारे टूल्स हैं वेबसाइट बनाने के, ठीक है, बट लोगों को यही नहीं पता कि उनको वेबसाइट क्यों बनानी है। आज अगर कोई वेबसाइट बनाने जाता है, उसको नहीं पता मैं क्या कंटेंट डालूं उसके अंदर, उसको नहीं पता मैं क्या इमेज डालूं, वो चाहता है कोई मेरे लिए डाल दे या कोई मेरी वेबसाइट मैनेज कर ले। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में ऐसा ख्याल है कि वेबसाइट बनाना बड़ा मुश्किल है, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि उनको पता ही नहीं उनको क्यों बनानी है, क्योंकि वो उस नज़रिए से देख ही नहीं पाते कि जिसको वो अपनी वेबसाइट शेयर करेंगे वो क्या उसके अंदर देखेगा। लोगों की वेबसाइट के अंदर आप जाओगे तो खो जाओगे ऐसी, क्योंकि आप जो काम की चीज़ है वो उन्होंने सामने डाली नहीं होती, वो छुप के नीचे होती है। कॉन्टैक्ट अस का बटन होगा नीचे होगा, ठीक है, उनका एड्रेस होगा नीचे होगा, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में वो बिल्कुल भर भर के। हमने उस चीज़ों को पूरा हटाया। हमने देखा एक वेबसाइट के अंदर क्या क्या पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जो काम के होते हैं, उनको उठा के बिल्कुल सामने। क्योंकि आज अटेंशन स्पैन एक बंदे का 3 सेकंड का है, बिल्कुल हम बिल्कुल एक 3 सेकंड से ज़्यादा एक चीज़ पर अटेंशन फोकस नहीं रख पाते। तो हमने अपनी साइट्स को इस तरीके से तैयार करा कि आप जैसी खुलेगी वो, तो आपके सामने सिर्फ काम की चीज़ें आएंगी, और पर वो ब्यूटीफुल लगनी चाहिए। सारी काम की चीज़ें होनी चाहिए पर वो ब्यूटीफुल लगनी चाहिए, और आपका ब्रांड शोकेस करना चाहिए कि अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आपका ब्रांड वो पूरा होना चाहिए, आपके लिए होनी चाहिए वो। तो ये सारी चीज़ों को हमने समझ के अपना प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो ये आज हमने इसी दम पे बनाया, और आज हम इसको जब टेस्ट कराते हैं तो अपनी टारगेट ऑडियंस को नहीं टेस्ट कराता मैं उसको टेस्ट कराता हूँ जो ना ओल्ड लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी समझ नहीं है, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना जानते या बहुत ढीले हैं टेक्नोलॉजी में। क्यों? क्योंकि जब मैं उनको बोलता हूँ ना बना के देखो, तो जब उनके लिए टेक्नोलॉजी बड़ी मुश्किल है तो वो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं बनाने में। तो हमारे को समझ आता है ये नया बंदा है बिल्कुल फ्रेश, तो ये कैसे यूज़ कर रहा है हमारा प्रोडक्ट। तो अगर वो बना दिए, अगर मान लो उसने सर आधे घंटे में भी बना दी ना अपनी साइट, तो कामयाब हूँ मैं। क्योंकि जब वो बंदा जिसको टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी आती वो आधे घंटे में बना दे रहा है अपनी वेबसाइट, तो जिसको आती है वो तो 5 मिनट में बना देगा, उसके लिए तो 5-10 मिनट का काम है, ठीक है। तो मैं हमेशा उनके पास जाता हूँ जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, उनसे हम टेस्ट कराते हैं अपना प्रोडक्ट। तो ध्रुव ये बताओ मुझे कि 20-25 लाख रुपए लगाने का मोटिवेशन कहाँ से आया? क्योंकि अभी रेवेन्यू तो शुरू होगी काफ़ी बाद में जब प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि नॉर्मली लोगों में इतना पेशेंस ही नहीं होता है 1-2 साल का कोई प्रोडक्ट डेवलप करें।
तो वो कैसे आपको लगा कि इतना कन्विक्शन कैसे रहा कि अपने आइडिया के साथ 2 साल में तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है कई बार, हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जो मैं बनाऊंगा कहीं ऐसा ना हो, रिस्क वाली चीज, क्योंकि अगर 2 साल में तो आज 25 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दिया जाए तो वो तो 50 लाख हो जाते हैं, जिस तरीके से मार्केट बूम करी है इस कोविड पीरियड में, है ना अभी तो, जो। इसका मैं सर बहुत ना एक सिंप्लीफाइड आंसर है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2017 में जब मैंने MLM ज्वाइन करी थी तो पर्पस था सीखना, यहाँ पे भी पर्पस है सीखना। अब मेरे को सॉफ्टवेयर बनाने आ गए। अच्छा। ठीक है? अब हम ना लोगों के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अच्छा। मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स लोगों की। ओके ओके। तो अब उनका प्रोजेक्ट भी 10 लाखों में होता है। मान लो अभी हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स करे हैं जिनका 15-15 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, 25 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। तो जब मेरे को अपना प्रोडक्ट मैं चला रहा हूँ मार्केट में, तो मेरा वो फोर फ्रंट हो गया कि यार जब मैं अपना इतना बड़ा प्रोडक्ट चला सकता हूँ, ठीक है, मेरे को पता है उसको मैनेज कैसे करना, उसको बढ़ाना कैसे है। तो अगर आपको कल को अपना प्रोडक्ट बनाना है तो आप सबसे पहले किसको याद करोगे? मेरे को याद करोगे, क्योंकि आप अगर मैं आपके नेटवर्क में हूँ तो आप जानते हो कि ध्रुव ये काम करता है, ध्रुव मोबाइल ऐप्स बनाता है, तो ध्रुव ही बना सकता है फिर तो, जब वो अपना भी बना ही रहा है। ठीक है, तो मेरे को पता है टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स क्या हैं क्या नहीं है, तो हम लोगों के लिए भी बनाते हैं। अच्छा। तो अब वो एक बिजनेस मॉडल ऐसा है जो हमने बैकएंड में पकड़ रखा है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा प्रोडक्ट पॉलिश हो रहा है तब तक हम खाली तो नहीं बैठेंगे। टीम है वो खाली तो नहीं बैठेगी, तो हम लोगों के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, हम उनको बनाते हैं, बैकएंड पे डिलीवर करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे को और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ग्रेट। और पैसा तो बनता ही है, राइट। सीखने के साथ पैसा बने, ये तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो गया। और साथ में अपना प्रोडक्ट भी, हमारे को अपने प्रोडक्ट के अंदर जो पैसे डालने हैं वो भी हमारे को जमा पूंजी मिलती रहती है। ठीक है, बट वो कब, क्योंकि मैंने पहले वो 2 साल इन्वेस्ट करे हैं, वो जो आपने बोला ना रिस्क लिया है, तो मैंने पहले से विजन नहीं करा था। मेरे को बाद में किसी ने बोला कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था पैसे के लिए कि यार अपना खुद का लोगों के लिए बना, जब तेरे पास एक्सपीरियंस आ गया अपना प्रोडक्ट बनाने का, तो अब ये तो कोई नहीं छीन सकता ना मेरे से, चाहे टेक्नोलॉजी जितनी बदल जाए। तो अब टेक्नोलॉजी को जब बनाना आ गया तो फिर वो तो कोई छीन नहीं सकता, वो तो हम कभी भी बना सकते हैं किसी के लिए। तो ये चीज़ है। तो ध्रुव इसमें ये बताओ, जैसे आपने चलो टाइम भी लगाया, उसमें एनर्जी भी लगाई, तो इसमें भी कुछ चैलेंजेस रहे होंगे आपके घर के, या मतलब जैसे टेक्नोलॉजी के लिए ऊपर काम करने में, एक आपके ओवरऑल इन्वायरमेंट में, तो वो क्या चैलेंजेस रहे, क्या फेस किया आपने और उनसे कैसे ओवरकम किया? सर जैसे ना मैं काफ़ी समय अपने घर से काम करता हूँ, तो ना मेरे घर वाले आज भी कंफ्यूज रहते हैं किससे मीटिंग्स करता है इतनी। टेक्नोलॉजी के स्पेस में क्या है कि देयर इज़ वेरी लेस फिजिकल अपीयरेंस चीज़ों की, फिजिकली बहुत कम चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ऑनलाइन बहुत बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और घर वालों को ये चीज़ नहीं समझ आती, उनको कैसे समझ आएगी जब वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, उनको ये लगता है ये पूरा दिन मीटिंग में किससे लगे रहता है। मेरे पापा आज भी बोलते हैं अभी हो गई तेरी मीटिंग, मतलब वो कहीं ना कहीं छेड़ते हैं मेरे को कई बार कि कितनी मीटिंग करेगा, इसकी तो मीटिंग ही होगी। तो अब उनको मैं क्या समझाऊं कि क्या मीटिंग होती है। ठीक है, उनको तो मैं यही बोलता हूँ पापा जैसे दुकान पे ग्राहक आता है तो आप उससे बातें करते हो ना, तो वही मेरे लिए भी है, क्योंकि हमारा काम ही ऑनलाइन का है, तो मैं ऑनलाइन मीटिंग्स करता हूँ लोगों से, क्योंकि मेरे को अपने, जब तक मैं लोगों से मिलूंगा नहीं तो मैं कैसे अपना प्रोडक्ट एक्सपैंड करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। दूसरा चैलेंज है टीम को इकट्ठा रखना, क्योंकि हमारा टीम पूरी अभी रिमोट है, राइट। सारा हम रिमोट और उसमें, तो हमने एक बहुत फैंसी ऑफिस ले रखा है वर्चुअली। आप कभी मेरा ऑफिस देखेंगे तो आप कहेंगे वर्चुअली पूरा गेम है। ठीक है, तो उसमें ना हमने एक बिल्कुल गेम जैसा एनवायरनमेंट बना रखा है। तो उसमें क्या है कि कभी मैं किसी के पास जाऊंगा तो उसका वीडियो चालू हो जाएगा या माइक चालू हो जाएगा, तो मैं हाथ के हाथ बात कर सकता हूँ। तो वहाँ पे हर कोई रहना ज़रूरी है। हमने अपने एम्प्लॉयज़ को भी वैसे ही ट्रेन कर रखा है कि वहाँ पे रहो। तो एक वो वर्चुअल ऑफिस को बनाना, हमने वो चीज़ सीखी। तो ये बड़ा चैलेंज था कि टीम को ऑनलाइन, जब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो एक रिमोट टीम को कैसे बना के रखा है, क्योंकि हर कोई अपने घर से काम कर रहा है। आप फिजिकली ऑनलाइन में ये रहता है ना कि वो वैसे तो प्रेजेंस है फिजिकली, और मेंटली कहीं और होता है, मेंटली कहीं और होते हैं, एग्जैक्टली। और सबसे ज़्यादा मेरे को एक चैलेंज आज भी जो होता है हायरिंग में, इसके अंदर एक डिज़ाइनर्स का मेरे को बहुत रहता है कि डिज़ाइन इंडस्ट्री के लोग
बहुत मुश्किल है हायर करने के लिए, बहुत मुश्किल, कि डिज़ाइनर्स को हायर करना इज़ वेरी टफ। और हमारे बिजनेस में डिज़ाइनर्स जो UI UX डिज़ाइनर्स होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, दीज आर लाइक वेरी कॉस्टली स्किल्स, बट आपको बहुत मेहनत लगेगी इनको हायर करने में, और हायर कर भी लो आप तो आपको नहीं पता ये कब छोड़ के भाग जाए। तो हमारा जो 2 साल का पीरियड लगा ना, हमने कम से कम 4 UI UX अपने प्रोडक्ट के चेंज करे, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिज़ाइनर्स। कि एक डिज़ाइनर आया, उसने आधे में काम छोड़ दिया, वो चले गया, फिर दूसरा आया, उसने वहाँ से, क्योंकि अब उस डिज़ाइनर ने अपने मन से बनाया, फिर दूसरा आया, उसका मन से वो मैच नहीं, उसने अपना बनाया, फिर वो छोड़ के भाग गया, फिर तीसरा आया, उसने अपने मन से कुछ और बनाया। तो फिर हमने, उसका बड़ा चैलेंज हुआ मेरे को, लाइक बहुत, आज भी होता है UI UX डिज़ाइनर्स के साथ तो। बट हाँ, हमारे को बहुत अच्छे लोग मिले, अब जाके काफ़ी टाइम से हमारे को अच्छे लोग मिले, तब जाके हमारा काम अच्छा बेसिकली आपने हार नहीं मानी, वो चीज़ें चेंज होती रही और आपने सर, वो आगे तो लोगों है को ही। पकड़ते रहे। तो मैं खुद कहता हूँ कई बार इस चीज को कि अगर आप ठान नहीं लोगे तो वो होगा नहीं कभी पूरा। वैसे तो मैं लो हैंगिंग फ्रूट तोड़ने पे भरोसा रखता हूँ, लेकिन सब चीजें लो हैंगिंग होती नहीं है। बहुत सारी चीजों में, जैसे इनको पता लगा ना कि शार्क टैंक में जाके ये पता लगा कि अरे यार इसका बैकग्राउंड डेवलप करना पड़ेगा। अब उस वक्त बैकग्राउंड सुन के तो आ गए, लेकिन 2-4 दिन तो माइंड मेकअप करने में लग जाते हैं। 2 साल देंगे कैसे, सोच के तो वैसे 6 महीने 1 साल के चलते हैं। हाँ। बट कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, प्रोजेक्ट जब लंबा होता है ना, जितना जब धौला कुआं बनना तो 4 साल 5 साल में था, 10 साल 12 साल लग गए बनते बनते। तो एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना ना किसी चीज के लिए, वो अपने आप में एक अलग चैलेंज है। बट उसके बाद ध्रुव, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि फिर अब पैसे तो वहां लग ही रहे हैं, अब चूंकि टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो गई, मैं पर्सनली हमेशा ये कहता हूँ, भाई प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा बना लो, ठीक है ना, कितना भी पैसा मार्केटिंग में फूंक लो, जब तक दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं। exactly। तो अपने ब्रांडिंग पर भी पैसा लगाना पड़ेगा, नहीं तो मार्केटिंग में लगाया हुआ पैसा बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो अभी आप अपनी कंपनी के लिए? क्विक है जैसे, कैसे, वैसे तो अभी आप अर्ली एज में ही हैं अपने क्विक के साथ, बट फिर भी अब आगे आप कैसे प्लान कर रहे हो अपनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इस चीज़ को? सर, हमारा जो प्लान है मार्केटिंग को लेके, वो ये है कि अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस तो ऑब्वियसली हमारे को रिक्वायर्ड है, ठीक है, बट हम उतना अपना रिक्वायरमेंट सोशल मीडिया बनाना चाहते हैं कि कोई हमारे सोशल मीडिया पे जाए तो उसको इतना समझ आ जाए कि ये कंपनी क्या करती है और ये कंपनी मेरे लिए कैसे यूज़फुल है। एंड हर किसी को इतना सोशल मीडिया ही बनाना चाहिए, राइट। लोग फॉलोअर्स के लिए पागल होते हैं, हम भी, हम ऐसा नहीं है कि फॉलोअर्स, हमारे को यूज़र्स चाहिए, ठीक है। दूसरा, एक ब्रांडिंग का मैंने अमन गुप्ता जी से सीखा है, मेरे मतलब मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। उन्होंने एक बार बोला था, जब मैं लाइव अटेंड कर रहा था, कि ना वो अपनी कहीं पे भी जाते हैं अपने ब्रांड की शर्ट पहनते हैं, ठीक है। और वो कहते, और मैं भी अपनी, कहीं मैं जाता हूँ मोस्टली, मैंने कम से कम 10-12 टी शर्ट्स बनवा रखी हैं क्विक की, कहीं जाता हूँ मैं क्विक की टी शर्ट पहनता हूँ मोस्टली, ठीक है। और बेशर्म होके कि कोई दिक्कत नहीं है कि कोई कुछ भी कहे, क्योंकि मैं किसी और की पहनूंगा, टॉमी की पहनूंगा तो टॉमी की ब्रांडिंग होगी ना, मैं अपनी पहनूंगा तो मेरी ब्रांडिंग हो गई, ठीक है। तो जाते हैं लोग, आप मेरी पूरे सारे सोशल मीडिया पे, इवन ट्रू कॉलर तक पे यही फ़ोटो लगी होगी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके देख लो, मेरी यही फ़ोटो लगी होगी। इवन व्हाट्सएप पे भी मेरी क्विक के टी शर्ट के साथ ही फ़ोटो लगी होगी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लो, मेरी क्विक के टी शर्ट के साथ ही फ़ोटो होगी। तो मैं पर्सनली ये करता हूँ कि जितना मैं पर्सनली अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकता हूँ उतना मैं पर्सनली करता हूँ। तीसरा चीज़, ऐसी पर्सनल ब्रांड, जैसे आज हेमंत जी आप अपना ब्रांड ग्रो कर रहे हैं, आपका पीछे कुछ और बिजनेस हो सकता है, आप CA हैं जैसे, है ना, तो बट आप पर्सनल ब्रांड, आप स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहे हैं, तो क्योंकि आप अपना पर्सनल ब्रांड बढ़ा रहे हो तो आपको लोग जानेंगे, फिर आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ऐसे मैं भी अपना पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग की मदद से मैंने, और क्योंकि हम लोगों का पर्सनल ब्रांड बनाने की वो करते हैं, तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपने साथ ही मैं वो स्टार्ट करूँगा। एंड बाकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एड्स चलाना, दोज आर जस्ट जेनरिक चीज़ें जो हैं। और बाकी मैंने ये देखा कि आप, मेरे पास अगर 100 ही कस्टमर आ रहे हैं और मैं उन 100 कस्टमर्स को इतना अच्छा अपना सर्विस दे रहा हूँ, तो वो 100 1 लाख पकड़ के लेके आ जाएंगे मेरे लिए अल्टीमेटली। सो दैट इज़ द गेम। और हमारे को यही है कि वो उन लोगों से सीख के जो उनको चाहिए
और जो मार्केट को चाहिए वो प्रोवाइड करना है, एंड दैट इज द गेम। ध्रुव, आपने ये पॉइंट तो बहुत अच्छा बताया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कई बार मेरे भी ध्यान में आता है, बट ये ध्रुव ने जिस तरीके से अभी प्रेजेंट किया ना, तो मेरी घंटी भी बजी इस मामले में कि कैसे ब्रांड को एक तरीका बताया ब्रांड को प्रमोट करने का। तो ध्रुव जी, जैसे आपने बताया था कि सेमलेस एंटरप्रेन्योर का आपके पास टैग है, तो वो क्या है, मतलब उसमें क्या उसका मतलब है, क्या चीज़ें उसको, मतलब ये सेमलेस क्यों लिया आपने, क्या मतलब है उसका? तो सर अभी जैसे मैं 30 साल का जब मैं हुआ था, तो मैंने एक ना लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि अब से मैं एक शेमलेस एंटरप्रेन्योर बनूंगा। और शेमलेस एंटरप्रेन्योर क्यों बनूंगा, क्योंकि मैंने अब तक की जर्नी में अपने जो मेरी वीकनेस रही है वो ये रही है कि मैं बहुत ना अपनी ईगो को लेके एक मेंटेन करके चल रहा था, और एक मेरे को शर्म आती थी कि मैं किसी से फॉलो अप कर रहा हूँ, यार वो मना कर देगा तो कैसा लगेगा, छोड़ो कोई बात नहीं। बट मैंने ये चीज़ सीखी फ्रॉम द ग्रेटेस्ट पीपल कि आपको बेशरम होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बेशरम होना ज़रूरी है। अब क्या मैंने ठानी है कि अगर मैं एक क्लाइंट को फॉलो करूँगा, तो मैंने अगर उसको अपना प्रोडक्ट पिच करा है, तो मैं उससे एक नहीं 10 बार फॉलो अप लूँगा। जब तक वो मेरे मुँह पे गाली दे के मना नहीं करेगा ना मेरे को कि भाई तेरे से नहीं लूँगा, तेरे से नहीं लूँगा, मैं किसी से भी ले लूँगा, तेरे से नहीं लूँगा मैं, जब वो इतना नहीं चिढ़ जाएगा मेरे से, तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूँगा। कोई बात नहीं, वो देगा ही ना, गाली तो दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट इतना बेशरम मेरे को होना पड़ेगा। लोगों को लगता है आज इन्वेस्टर से पैसे माँगना सर हलवा नहीं है बिल्कुल भी। मैं आप मानो भीख माँगना, आपको अगर भीख माँगनी आनी चाहिए, आपको तभी फंडिंग मिलती है बाज़ार में, या फिर आपको स्टोरियाँ सुनानी आनी चाहिए। मतलब या तो आप किसी का पागल बना लो, वो मेरे को आता नहीं। हाँ, हम ये है कि अपनी चीज़ को प्रेज़ेंट करके अपनी हाँ, भीख माँगनी आनी चाहिए। वो ही भीख माँगने का तरीका जो मैंने आपको बोला शेमलेस एंटरप्रेन्योर, कि वो शेमलेसनेस कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं है, क्योंकि मेरी तरह मेहनत कोई कर नहीं रहा। अपनी ईगो को बेसिकली ठंडे बस्ते ठंडे में डालना जरूरी है, बहुत ज़्यादा, ताकि आप उससे ऊपर उठ के और उस चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। एग्जैक्टली कि किसी ने मना कर दिया, बुरा मान गए जी। पहले तो हम ऐसे यार बुरा मान गए, आधे दिन यही सोच रहे यार उसने ऐसे कह दिया क्या होगा। आज हमारी ज़िंदगी में ना सर पूरे दिन एज एन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, आज का दिन ऐसा लग रहा है यार बहुत अच्छा है भाई, मेरा तो प्रोडक्ट ऐसा है कि मैं तो कुछ तबाही मचा दूंगा। उसके तुरंत बाद आप ये समझो ऐसा लगने लग जाएगा यार मैं कुछ नहीं चलेगा, मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे ख्याल से बेकार है। और हो सकता है जब मैं आ रहा हूँ रास्ते मेरे को अच्छा लग रहा होगा, कभी बैठ के एकदम से यार मेरे को नहीं लगता ये चलेगा। तो जो ये आप जैसे बात बता रहे हैं कि भी इन्वेस्टर के साथ, तो आपका मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है क्या कोई इन्वेस्टर के साथ कि भी उनके साथ भी हमें रोज करते हैं सर। आप भीख मांगने का मतलब क्या हो गया, मान लो आपने इन्वेस्टर को अपना पिच डेक भेजा, उसने बोला ठीक है, वो कह रहा है ठीक है मैं आपको कल तक बताता हूँ, उसका कल कोई जवाब नहीं आया, आप क्या करोगे? नहीं जवाब आया तो आप या तो बैठ के इंतज़ार करो उसके जवाब का, जो कि मैं पहले करता था, तो नहीं आता था नहीं आता था। तो अब जब जवाब लेके आना है, अब जब तक मैं वो नहीं करेगा तो हम कभी आएगा नहीं, डील होगी नहीं। तो अब क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या तो मैं उसको व्हाट्सएप करूँगा, नहीं करेगा कॉल करूँगा, फिर नहीं करेगा मेल करूँगा, फिर नहीं करेगा फिर मेल करूँगा, फिर नहीं करेगा फिर व्हाट्सएप करूँगा, फिर कॉल करूँगा, ठीक है, करते रहूँगा। अब ऐसे कई सारे मेरे क्लाइंट हैं जो मेरे अच्छे क्लाइंट हैं। तो अब जैसे मैं GMR को, दिल्ली एयरपोर्ट, अदानी एयरपोर्ट, इन सबको हम टारगेट कर रहे हैं, इनसे काफ़ी बड़ी डील्स होनी है। अब इनको मैं पिछले 7 महीने से टारगेट कर रहा हूँ, 7 महीने। आज भी मतलब मैं आपको अभी अपना व्हाट्सएप खोल के दिखा सकता हूँ कि कल भी मैंने उनको करा, और इतने सारे मैसेजेस हैं कि उनको रोज मैं मैसेज करता हूँ। मान लो हफ्ते में ये फिक्स है अब कि जैसे एक होता है ना यार, ये हैबिट बन गई अब कि इसको मैसेज करके ही सोऊंगा, बस इसको एक दिन में मैसेज डालना है। आप अपने वो ड्रीम क्लाइंट्स को फॉलो कर रहे हैं? ड्रीम क्लाइंट को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है नहीं हो क्लोज, मैं कह रहा हूँ नहीं हो क्लोज, क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, बट ये तो है कि कल को मेरा प्रोडक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, फिर उनको वो रिक्वायरमेंट हुई तो वो आपको बात करेंगे, तो सबसे पहले वो मेरे से ही बात करेंगे, चाहे मेरे से 10 गुना ज़्यादा कोई अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा हो, वो सबसे पहले मेरे पास आएंगे। क्योंकि ना सर कई लोग टेस्ट करते हैं आपको, कई लोग देखते हैं कि हाँ भी ये इतना ज़्यादा मेरे पीछे पड़ रहा है, ठीक है, इसने हार नहीं मानी। तो क्योंकि अब मान लो कोई अदानी जैसा, आज गौतम अदानी जी हैं, उन्होंने भी तो सर यहीं से यहीं बनाए, कल को उनको नज़र आ गया मैं, उन्होंने, उनके एम्प्लॉय ने बोला जी ये मेरे को पिछले 10 महीने से फॉलोअप कर रहा है, हमने इसके साथ काम नहीं करा,
क्या पता एम्प्लॉय तो सर नौकरी कर रहा है, गौतम अदानी जी को बात समझ आ गई है, अरे 10 महीने से भाई बात कर, कुछ तो बात है बंदे में। यही तो ब्रांड बनाने का तरीका है। ब्रांड जरूरी नहीं है कि ब्रांड एक्चुअली रिकॉल वैल्यू है, रिकॉल वैल्यू। अब रिकॉल ऐसे भी कर सकते हो, आप 7 महीने तक फॉलो अप कर रहे हो सामने वाले को, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा ही है, एक ब्रांड वैल्यू बनाने वाला। और दूसरा, किसी को भी अपना स्टार्टअप करना है, अपना प्रोडक्ट पिच करना है, तो मतलब कस्टमर के सामने तो यही चीज करनी पड़ेगी, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। नहीं, फिर इसका ये भी तो है ना, आदमी को कहीं ना कहीं वो वैसे ना हो लेकिन उसके बैक में याद रहता है कि भाई हाँ ये चीज है, वो रोज फोन करता है, वो रोज फोन करता है। एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, पोलाइटली फोन करना है कि यहाँ पे उसको ऐसा नहीं है कि उसको दुखी कर देना है कि दिन में हम 10-10 कॉल कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो आपसे कभी बात नहीं करना चाहेगा। हाँ, आप दिन में आप पोलाइटली एक मैसेज कर दो, कॉल कर दो, उसने मना कर दिया अभी नहीं बात करो, कोई बात नहीं, आप उसको मत करो कॉल, अगले दिन कर दो, सर आपने बोला था। अगर जैसे मेरे को कोई मना कर जाता है आज, तो सर मैं नहीं, अगर आपके दरवाजे बंद हो गए तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा सर कि ना आपके दरवाजे आज तो बंद हैं, पर मैं कभी आपके साथ फ्यूचर में काम करना चाहूँ तो मैं किस तरह कर सकता हूँ आपके साथ काम, आप इतना तो बता ही सकते हो मेरे को कि कल को मैं क्लोजिंग भी अच्छी है। हाँ, कि कल को मैं आपके साथ काम करना चाहूँ तो आप किस तरह से काम करना चाहोगे मेरे साथ, तो वो आप अपना तरीका बता दो मेरे को, ताकि मैं आपके तरीके से काम कर पाऊँ। ये भी अच्छा टिप है। हाँ, ग्रेट ऑडियंस के लिए। हाँ। अच्छा ध्रुव, ये बताओ कि क्विक की स्पेलिंग तो कुछ और होती है, आपके ब्रांड की जो क्विक, बोलने में तो क्विक ही आता है बट स्पेलिंग कुछ अलग है, तो इसके पीछे क्या? हाँ सही, ये बड़ा चैलेंजिंग है। हमारा नाम QVIQ है, तो अधिकतर लोग इसको क्यूविक पढ़ते हैं, और इसलिए मैंने ना यहाँ पे अब हिंदी में लिखवा दिया है कि भाई तुम ना क्यूविक मेरे मुंह पे तो मत पढ़ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप क्विक पढ़ लो। अब मैं इसको वेबसाइट पे भी हिंदी में लिखवा रहा हूँ कि इसका एक लोगो हम हिंदी में भी बनवा रहे हैं, तो जिसको अगर, क्योंकि हम इंडियन ऑडियंस को अभी टारगेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबको हिंदी पढ़नी तो आती है, तो अगर आप क्यूविक पढ़ रहे हो और उसको साथ में ही हिंदी में लिखा हुआ है तो आप क्विक पढ़ लीजिए। और ऑब्वियसली हमारे को डोमेन नहीं मिल रहा था, तो हमने काफ़ी QUIQ बाहर रजिस्टर्ड है, उनके फाउंडर तक को मैंने मैसेज करा कि क्या मैं इंडिया में इसको यूज़ कर लूँ, उन्होंने मना करा, तो नहीं मिल रहा डोमेन, तो हमने इसको ये यूज़ करा, तो आज हम इसको यूज़ करते हैं। पर हो सकता है कि कल को मैं इसको चेंज कर दूँ, आई डोंट नो। नाम से वैसे भी सर, नाम मेरे को ऐसा, मैंने किसी से सीखा था कि नाम से आपका ब्रांड नहीं बनता, ब्रांड से आपका नाम बनता है, कि आपको नाम बनाना पड़ता है, नाम आपका कुछ नहीं कर सकता। लोगों के कैसे अजीब अजीब नाम होते हैं, वो भी चल पड़ते हैं, ठीक है, अजीब भी चल पड़ते हैं, अजीब भी चल पड़ते हैं बेसिकली, तो वो नाम बनाने से बनता है, नाम से आपका काम नहीं चलता, राइट, काम से आपका नाम बनता है, तो दैट्स द थिंग। तो ध्रुव जी ये बताओ, जैसे आपकी कंपनी का नाम भी क्विक है, तो ऑडियंस के लिए क्या क्विक सॉल्यूशन है आपके पास? में बेसिकली हम ये ऑफर करते हैं कि अगर किसी को, आज आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो आज हर किसी का एक वेबसाइट जो भी बनाना चाहता है, अगर आप अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं, तो लोग इसलिए वेबसाइट बनाते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहे हैं या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल पाएँ कि आप जी हमारी ये वेबसाइट है, आप ये खोल के देख लो, इसमें आपको हमारे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारे बारे में आपको पता लग जाएगा। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मतलब वो अपने आप ही डालेंगे? हाँ, वही डाल पाएंगे, ऑब्वियस बात है ना, किसी को तो डालनी पड़ेगी, या तो आप किसी से डलवा लो या तो खुद डाल लो। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया आपके लिए कि आप मिनटों में, जो आप आज वेबसाइट बनाने के लिए लोग हज़ारों इवन लाखों रुपए हम बनाते हैं, लोगों के लाखों रुपए में वेबसाइट जिनको चाहिए होती है उनके लिए बनाते हैं, जिनको हैवी वेबसाइट, मल्टी पेजर वेबसाइट चाहिए बड़ी बड़ी, अब क्लाइंट को थोड़ी ना हम मना करेंगे कि भैया हम नहीं बना रहे, हम बनाते हैं। बट अगर आपको एक ऐसा क्विक ऑनलाइन सॉल्यूशन चाहिए कि आप मिनटों में आओ ऑनलाइन, आपको मतलब मान लो आप जा रहे हो यार, किसी को वेबसाइट नहीं है, किसी से मीटिंग है यार, वेबसाइट चाहिए और मैं पहुंचने वाला हूँ 20 मिनट में, तो आप रास्ते में बैठे बैठे अपना वो बना लो कि वहाँ पे जाओ तो आपकी साइट तैयार हो, ये सर मेरा लिंक है, आप इसमें खोल के मेरे बारे में सब कुछ जान सकते हो, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके अगर आप अपॉइंटमेंट्स लेते हैं तो आपका हमारा खुद का अपॉइंटमेंट शेड्यूलर है, आपकी गैलरी, आपकी वीडियोस, आपके डॉक्यूमेंट्स, PDFs, आपके रिव्यूज़, आपके सारे सोशल मीडियाज़, हमारे पूरा क्विक लिंक स्टोरेज में 85 से ज़्यादा लिंक्स हैं, पेमेंट लिंक हो गया, क्रिप्टो लिंक हो गया, बिजनेस लिंक्स हो गए, सोशल मीडियाज़ हो गए, सब कुछ आप उसमें। तो ये आप सब फ्री देते हैं?
हाँ, अभी हम फ्री, अब हमने नया मॉडल, हमने अभी सब्सक्रिप्शन मॉडल चला रहे थे, तो उसमें हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल देखा कि इंडिया में सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं चलता। यहाँ पे लोग नेटफ्लिक्स के पासवर्ड ही आपस में मांग के यूज़ करते हैं। तो नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनी भी सब्सक्रिप्शन से इंडिया में नहीं चल पा रही, सब्सक्रिप्शन नहीं चला पा रही। तो हमने मॉडल क्या निकाला है, हमारा पूरा वेबसाइट, पूरा प्रोडक्ट आप फ्री में यूज़ करो ये सारी चीज़ें। पहले हम क्या था, अपॉइंटमेंट शेड्यूलर, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी तो यूज़ कर पाओगे, 4 प्रोडक्ट ही डाल सकते हो फ्री में। अब हमने क्या करा, पूरा हमने प्रोडक्ट फ्री कर दिया। हमारे टेम्पलेट्स बड़े वो हैं, हमारा यूएसपी। तो हमने एक टेम्पलेट गैलरी लाइब्रेरी निकाल रहे हैं जिसमें आपको 19 रुपये का टेम्पलेट आप एक बारी में खरीद सकते हो, 29 रुपये का, 49 का, 99 का। तो हम ना प्रीमियम टेम्पलेट्स बना रहे हैं, हम फनल बिल्डिंग का ऑप्शंस दे रहे हैं। तो हम ना बेसिकली अला कार्टे मेन्यू दे रहे हैं, आप हमारी सारी सर्विसेज फ्री में यूज़ कर लो। पर अगर आपको इसके ऊपर ये सारी सर्विसेज चाहिए, मान लो किसी को, आपको एक कस्टम वेबसाइट चाहिए, कस्टम ऐप चाहिए, आप हमारी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, कल को आपको अपग्रेड करना है, ठीक है, आपका बजट आ गया 50,000 रुपये का, लाख रुपये का, आप हमारे पास आके हमारे को ये दे दो, ठीक है। अगर आपको फ़नल बिल्डिंग चाहिए, इसके अंदर इसी वेबसाइट में फ़नल बिल्डिंग चाहिए, तो आप हमारे को एक्स अमाउंट रुपीज़ मंथ दो, हम आपको ये चालू कर देंगे। अब हर वेबसाइट के अंदर हमारी ब्रांडिंग आएगी, पावर्ड बाय क्विक ऊपर ही। तो अब आपको अगर वो हटानी है तो आप उसके हमारे को इतने रुपए महीने के दे दो, ठीक है। फ्री में तो हम आपको दे रहे हैं, सब कुछ आप यूज़ करो, बट अगर आपको हमारा नाम हटाना है अपनी वेबसाइट से, आप हमारे को उसके पैसे दे दो। इसमें एक ये चीज़ बताइए, जैसे मान लो वो यूज कर रहा है, कल को वो उससे हटना चाहता है उस आपके प्लेटफॉर्म से, तो वो सारी चीज़ें उसकी अपने हट जाएगी, या मतलब कैसे, क्या उसकी प्रेजेंस रहेगी कल को? नहीं, अगर वो हटना चाहता है पर्पसली, तो हमारे पास डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है, आप अपने पोर्टल पे जाके डिलीट अकाउंट कर सकते हो, आप हट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इन सब के साथ साथ ये NFC स्मार्ट प्रोडक्ट्स जो आज काफ़ी लोग भी बेचते हैं, बट हमारे पास क्या एक इसका एडवांटेज है, क्योंकि हम इसके फर्स्ट मतलब वी आर द फर्स्ट वंस जो इसको इंडिया में बेचना शुरू करा था। तो बिल्कुल टॉप नॉच हम लोगों से जो इसकी चिप्स होती हैं वो हम सब बिल्कुल अच्छे, जो बेस्ट है इंडिया में, उनसे लेते हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। और हमारे पास रेस्टोरेंट्स के लिए प्रोडक्ट हैं, होटल्स के लिए प्रोडक्ट हैं, बिजनेस पीपल, एंटरप्रेन्योर्स जो नेटवर्किंग के लिए जाते हैं, स्मार्ट कार्ड्स हैं, एंड स्मार्ट बीकन्स आते हैं, जो आपने देखा होगा होटल्स में ना टेबल पे QR कोड लगे रहते हैं, तो वो अब QR कोड आते हैं। अब वो टैप वाला भी हमने बना दिए हैं कि आपका पूरा कस्टमाइज्ड वो आपकी टेबल्स पे चिपक जाते हैं, और आप आपका कस्टमर टैप करके या स्कैन करके उसको यूज़ कर सकता है। तो अभी आप इस टैप वाले जो कार्ड हैं उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अभी? क्या क्या प्रॉब्लम्स बेसिकली? टैप वाले जो कार्ड हैं, इससे सर एक मेजर प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रही है ना, वो ये हो रही है पेपर बिजनेस कार्ड्स की। अच्छा। हर कोई जो पेपर बिजनेस कार्ड लेके घूमता है, वो आज किस लिए लेके घूमता है? आपके भी पेपर बिजनेस कार्ड्स होंगे जरूर, राइट? आप किसी को देते हो किस उम्मीद से कि वो सामने वाला मेरा नंबर सेव कर ले। बेसिकली आप उसका नंबर ले लो, वो आपका नंबर ले ले। तो मैं आपसे मिला, मैंने आपको अपना पेपर बिजनेस कार्ड दिया, आपने मेरे को अपना पेपर बिजनेस कार्ड दिया। अब जनरल बिहेवियर क्या है? आपने लिया मेरा कार्ड, सीधा डाला जेब में, मैंने आपका कार्ड लिया, सीधा डाला जेब में, घर गया। अगर तो मैं डिसिप्लिन आदमी हूं तो मैं सबके नंबर जा जाके सेव करूंगा, फिर उनको मैसेज करूंगा कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जो कि 99% नहीं होते, 99.99% नहीं होते, राइट? 100 में से एक बंदा होगा ऐसा डिसिप्लिन, एग्जैक्टली, ठीक है, जो हम भी, ये डेटा ट्रू है। बट जनरल बिहेवियर क्या होता है? जेब में डाला, घर पे जाके सारे कार्ड्स निकाले। आज इनफैक्ट मैं ये पैंट पहन रहा था, इसमें BNI के काफी कार्ड रखे थे। अब वो जब मैं आ रहा था तो मैंने जेब से निकाले, रखे। अब वो मेरे को नहीं पता, हो सकता है मेरे घर में जो सर्वेंट है वो उसको कलेक्ट करके कहीं डाल दें या मेरे ड्रॉर में डाल दें, और वो वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। मेरे पास इतने सारे कार्ड हैं जो आज तक मैंने टच नहीं करे, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम इस कार्ड से सॉल्व कर रहे हैं। आप इसको टैप करो, आपकी प्रोफाइल क्विक साइट खुलती है, क्विक साइट बोलते हैं इसको, क्विक साइट खुलती है, उसमें गेट इन टच का बटन है, उस पर क्लिक करके आपको मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। आप सामने वाले को बोल दो आप मेरा नंबर हाथ के हाथ विद अ क्लिक ऑफ अ बटन सेव कर सकते हो। तो अगर आपका फोन नंबर उसके फोन में हाथ के हाथ सेव हो गया, तो इससे क्या एडवांटेज हुआ? कल को आप उसको कॉल करोगे तो आपका नंबर सेव्ड होगा उसके फोन में, तो हायर चांसेस आपके फोन उठाएगा, ठीक है। आपका नंबर, इसमें लीड फॉर्म है, जैसी आपकी साइट खुलेगी एक लीड फॉर्म खुलता है, उसमें आप उससे बोल दो सर आप अपना नंबर डाल दो, ठीक है। तो क्या हो गया? 2 वे कम्युनिकेशन, आपका नंबर भी आ गया उसके पास,
और आपके पास उसका नंबर भी आ गया, तो अब आपको पेपर बिजनेस कार्ड की क्या जरूरत है। ग्रेट 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 ग्रेट। आपका पैसा बचा हर बार। आपने मान लो आज दूसरी इसकी समस्या क्या है पेपर बिजनेस कार्ड की, आपने क्योंकि छपते एक बार में, ऐसा नहीं है 1 या 2 छपे, हमेशा कम से कम 100 छपते हैं, ज्यादा तो कितने बड़ी छपवा लो, पर यूजुअली लोग 500 छपवाते हैं एट एन एवरेज एक बार में। कल को आपका नंबर बंद पड़ गया या चेंज कर दिया, या आपने ईमेल आईडी चेंज कर ली, कुछ भी चेंज कर लिया, अपना अपडेट करना है। कई लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, एक नाम के आगे एस लगा देते हैं, और कुछ भी चेंज करना है, अपडेट करना है, आप तो 500 छप गए। तो ध्रुव, ये जो आपका प्रोडक्ट है यार, ये तो बड़ा चमत्कारी है। मतलब प्रिंटिंग वाले कार्डों का तो जमाना गया, फिर आपने बंद करो इस तरीके से। अच्छा, इसमें मतलब कुछ ये खराब भी होता है क्या कुछ? कैसे मतलब ये कैसे ऑपरेट करता है? थोड़ा डेमो दे के बताओ। सर ये मतलब लाइफ टाइम, अगर हम चाहें तो हम इसकी लाइफ टाइम वारंटी दे सकते हैं, बट हम इसकी 2 साल की देते हैं जनरली, बिकॉज लोगों का भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर लाएं, ठीक है। बट ये कभी ख़राब नहीं होता, आप वाटर प्रूफ है, कभी आप पूरी रात पानी में भिगो के रखो, कितना कुछ भी कर लो आप, ये ख़राब नहीं होता। इसका बेसिकली NFC एनेबल्ड फ़ोन्स पे आप इसको टैप करेंगे अगर, NFC एनेबल्ड फोन? NFC एनेबल्ड फ़ोन्स iPhone 10 से ऊपर सारे बाय डिफ़ॉल्ट NFC होता है उनमें। एंड्रॉयड के अंदर हमारे को NFC ऑन करना पड़ता है, अच्छा, ठीक है। एंड सारे लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन्स में NFC आता है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आपका NFC एनेबल्ड है तो आपको बस यहाँ पे टैप करना है। जैसे ही मैंने टैप करा, अब यहाँ पे इंटरनेट बंद है, हाँ, तो अब मेरी प्रोफाइल खुल जाती है जो आपकी वेबसाइट होती है, ठीक है ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपने ऑर्डर करा है कार्ड आपके पास आया, आप या तो टैप कर लो या स्कैन कर लो, आपके पास साइन अप पेज आता है, साइन अप पेज पे आप अपनी प्रोफाइल बना लो। अच्छा, बस उसके बाद अपना कार्ड जब भी टैप करोगे तो आपकी प्रोफाइल खुलेगी, दैट्स इट। आपको कोई ऐप रिक्वायर्ड नहीं है, किसी सामने वाले को कोई ऐप रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसमें ना तो आपको कोई ऐप डाउनलोड करना, ना सामने वाले को आपकी प्रोफाइल यूज करने के लिए कोई ऐप डाउनलोड करना। तो ऑडियंस, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं ध्रुव के ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ध्रुव जी, आप एक अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे कि वे जैसे लोग कोई सेमिनार में जाते हैं, कोई इवेंट में जाते हैं, कोई बिजनेस इवेंट में जाते हैं, तो उसमें भी आप एक अपना प्रोडक्ट देते हैं, तो वो क्या प्रोडक्ट है और वो कैसे लोगों को हेल्प करता है? सर एक अभी जैसे हम नेटवर्किंग में लोगों की हेल्प करते हैं विद आवर स्मार्ट कार्ड्स एंड एवरीथिंग, तो मैं काफ़ी इवेंट्स में अटेंड करता हूँ, एज अ स्पीकर भी जाता हूँ और एज अटेंडी भी जाता हूँ। तो मैंने बहुत बड़ा एक गैप हमने आइडेंटिफाई करा ऐसे इवेंट्स के अंदर कि ना बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे, और सबका एक म्यूचुअल पर्पस होता है नेटवर्किंग, कि लोगों से उनको मिलना होता है। बट एक बहुत बड़ा वहाँ पे गैप ये है कि ना इतने सारे लोगों होने के बाद, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा वो कौन है, कितना बड़ा गैप है सर ये, कि मैं इस इवेंट में खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लोगों से मिल सकता हूँ जो मेरी कितनी हेल्प कर सकते हैं, या मैं उनको अपने नेटवर्क में शामिल कर सकता हूँ। और यहाँ पे इस इवेंट ने मेरे को कभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रखा। तो आज मैं लिंक्डइन पे तो लाखों लोगों से मिल सकता हूँ, और वो सारा कनेक्शन वहीं का वहीं धरा रह जाता है, ऑफलाइन कुछ नहीं है। बेसिकली लिंक्डइन पे आप देख लेते हो, फेस टू फेस मिलते हो तो आपको पता ही नहीं कौन है। बेसिकली कनेक्शंस कैन बी मेड ऑनलाइन, बट रिलेशनशिप्स कैन बी ओनली मेड ऑफलाइन, राइट? विद दैट एजेंडा वी फाइंड आउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें जो हमारा फोटे है। तो हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया कनेक्टेड। इस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि आप कोई सा भी एक ऑफलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, चाहे वो 500 लोगों का हो रहा है, 1000 का या 50,000 लोगों का, जितने भी लोगों का हो रहा है, उसमें कितने लोग, क्या कौन कौन से लोग होते हैं? अटेंडीज होते हैं, एग्जीबिटर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजर होते हैं, स्पीकर्स होते हैं। तो ये 4 स्टेक होल्डर्स एक इवेंट को बनाते हैं। तो हमने इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया कि कोई सा भी इवेंट हो रहा है चाहे, ठीक है, वो इवेंट एक ना स्पीड नेटवर्किंग ऐप बाय द नेम ऑफ कनेक्टेड यूज कर सकता है अपने इवेंट के लिए, जिसमें जो भी अटेंडीज आ रहे हैं वो अपनी प्रोफाइल्स बना लेंगे उस प्लेटफॉर्म पे, जितने भी एग्जीबिटर्स हैं वो अपनी प्रोफाइल बना लेंगे। एंड इवेंट एक एजेंडा होता है इवेंट का, हर एक इवेंट का एक एजेंडा होता है, ठीक है। वो एजेंडा वहाँ पे एज अ लिस्ट कर देंगे हम। तो उससे क्या है कि सारा इवेंट हो गया ऑफलाइन से ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन तो चल ही रहा है बट उसकी अब ऑनलाइन प्रेजेंस भी हो गई उस पर्टिकुलर इवेंट की। तो अब उस इवेंट पे जब मैं एज एन अटेंडी गया, अब मेरा पर्पस है नेटवर्किंग करना, अब वहाँ पे 5000 लोग हैं, तो मैं ऑब्वियसली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, चाहे मैं पूरा दिन रहूँ मैं 5000 लोगों से नहीं मिल सकता। बट अगर मैं कनेक्टेड पे जाऊँगा
तो मेरे को उन 5,000 लोगों की प्रोफाइल्स देखने का मौका मिल जाएगा कि अच्छा ये आदमी यहाँ पर है, ये आदमी यहाँ पर है। और हमने इस सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन करा कि हम हर अटेंडी को उन 5,000 लोगों से नहीं मिलवाते, हम हर अटेंडी को उसके मतलब के 100 लोगों को दिखाते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये स्पैम, वो कैसे पता चलेगा कि उसके मतलब के शो को? जब आप साइन अप करते हो ना, तो हमने उसके इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं। हम उससे पूछते हैं कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे आप सीए हैं तो मैं आपसे पूछूंगा, आप कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करोगे, आप बिजनेस, सीए, फाइनेंशियल सर्विसेज, फिल्टर करके ठीक है। फिर मैं उस बेस पे मैं आगे फिल्टर कर देता हूँ कि इन 5,000 लोगों में से जितनी भी प्रोफाइल्स बनी, इनमें से कौन कौन से आपके मतलब के लोग हैं, तो मैं आपके मतलब के लोग दिखाऊंगा वहाँ पे। फिर आप उनकी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो यार ये बंदा हाँ मेरा या तो पोटेंशियल क्लाइंट बन सकता है, या फिर मैं इससे बिजनेस कर सकता हूँ, या ये मेरी हेल्प कर सकता है किसी भी तरीके से। तो आपने उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट करी, ठीक है। अब आप जब आप कनेक्शन हो गया तो आप उसका डायरेक्टली नंबर सेव कर सकते हो, व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हो, या किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। तो अब जो नेटवर्किंग का एजेंडा था आपका वो फुलफिल हो गया, बट एफिशिएंसी क्या हो गई। अब आप पहले जब जाते थे तो आप हो सकता है पूरे दिन में 20-25 लोगों से मिल पाते हो, बट अब उन 5,000 लोगों में से अब जब आपको 100 लोग दिख रहे हैं, आप हो सकता है 100 लोगों से मिल पाओ। इसलिए आप ऑलरेडी अपना बैकग्राउंड वर्किंग करके और टारगेट ऑडियंस, टारगेट जो नेटवर्किंग जिनके साथ करनी है उनके साथ वहाँ पे आप जाके लाइव मिलो ना उनसे। अब क्या होता है वहाँ पे एक दूसरा बड़ा वो है कि लोग एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, हर कोई एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, मैक्सिमम पीपल आर इंट्रोवर्ट। इवन मैं चाहे जितना मर्जी पीपल स्पीकिंग कर लूँ, वहाँ पे जाके ना कहीं कोई बड़ा आदमी दिख जाता तो एक बार बैक स्टेप हो जाता है, यार इससे बात कैसे करें, ठीक है। तो चाहे कोई भी हो, तो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, हर कोई जाके बात नहीं कर पाता। सो कनेक्टेड ऑल्सो एक्ट एज अ आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर मतलब कि ये आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी, आपने देख लिया इस बंदे को, उस बंदे के आपके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता है, तो अब जब आप इवेंट में जाकर उससे मिलोगे तो आप खुल के बात कर सकते हो उससे, क्योंकि वो आपको जानता है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते बेसिकली। ग्रेट है, ग्रेट ग्रेट ध्रुव, आपसे आज मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि ध्रुव ने ना मतलब उन प्रॉब्लम्स को पकड़ा है जो शायद हम लोग देख भी नहीं पाते। कई बार हमें भी खुद वो प्रॉब्लम हो रही होती है, बट फिर भी हम मतलब उसको इस तरीके से नहीं देखते जैसे मतलब ध्रुव ने देखा उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर। वरना लोग कहते हैं आइडिया तो मेरे पास, लोग ज़्यादातर आइडिया को कॉपी करने पे भरोसा रखते हैं। मतलब मैं देखता हूँ स्टार्टअप्स को, उसका चल गया तो ये कॉपी कर लेंगे, ये करें। ध्रुव ने हमेशा एक नई चीज़ों को टारगेट किया, और आई होप कि ध्रुव फ्यूचर में आप बहुत बढ़िया बिजनेस बनाएं, और बनेगा भी, क्योंकि मेरे इस पॉडकास्ट में उन छुपे रुस्तमों को मैंने बुलाया है जो आज तो सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन कल जरूर बनेंगे। ये मेरी पूरी उम्मीद है उनसे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे ध्रुव जी हमारे साथ। इन्होंने आज के लिए अपना टाइम निकाला है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। इनके बिजनेस के जो इनपुट्स थे, उम्मीद है आपको भी अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं काम आएंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन मिलेगा। और इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ।